आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो जुडिशियल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं? कोई कर रहे हैं क्या? नहीं? आवाज आ रही है? यस यस सर, सर, आ यस रही। आवाज आ रही सर। यस सर। ओके, फाइन। ठीक है, कोई बात नहीं। आ, आज हम फिर आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्लास में हमने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस के बारे में डिस्कस किया था। आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि आप उस केस को थॉरोली पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप पढ़ लिए होंगे। यदि पढ़ लिए होंगे तो मज़ा आ रहा होगा। नहीं पढ़े होंगे तो फिर लग रहा होगा कि बोरिंग है ना? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है? सर पढ़ा है। पढ़ा है। आप पढ़ लिया कीजिए, है ना? अदरवाइज फिर वो मज़ा नहीं आएगा, आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है और मुझे भी लगेगा कि आपका टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कुछ बातों पे चर्चा किया था, कुछ को छोड़ दिया था कि हम सब्सिक्वेंटली फॉलो करेंगे, लेकिन करेंगे हम केस लॉ के थ्रू। ये मैं सेम स्टाइल में आपको पढ़ा रहा हूं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में पढ़ाया जाता है। प्रोविजन पे कम फोकस और केस लॉज पे ज़्यादा फोकस। यदि आप इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे तो भला हो जाएगा आपका। तो अगला जो केस इन लाइन है वो है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2016 का है। 2016 का है। इसमें क्या हुआ है नहीं हुआ है उसको तो हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। लेकिन एक ओवरव्यू चूंकि मैं देता हूं ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए, जो लर्नर्स हैं उनको कहीं दिक्कत ना हो, और प्रैक्टिकली जब भी अप्लाई करना हो उस चीज़ को तो आराम से वो अप्लाई कर सके। कुछ एग्जाम्पल भी हम देंगे जब आपको मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन इससे पहले हम एक काम करते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको 154 सब क्लॉज 3 या 154 के इंटायर प्रोविजन के बारे में आपको पढ़ाया था, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि एफआईआर कैसे दर्ज किया जाता है। एफआईआर का कॉपी एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एफआईआर दर्ज टू द कंप्लेनेंट, नॉट टू द एक्यूज। यदि एफआईआर दर्ज हो गया है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। यदि एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो 154 सब क्लॉज 3 में आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं। और वहां से भी यदि काम नहीं हुआ तो फिर आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जा सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में और बात करेंगे, अभी हम सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं अपने आप। तो जब हम एफआईआर करने के लिए जाते हैं, दर्ज कराने के लिए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, रिटन या ओरल कंप्लेंट दिया जाता है, जो कि मैंने यहां लिखा है। यदि आप रिटर्न ले गए हैं तो उसी में रिसीविंग रिसीविंग आप करा लेंगे, उसका कॉपी आप रख लेंगे। यदि ओरल आपने दिया है तो ये ड्यूटी है एसएचओ का कि वो क्या करे, वो उसको राइट डाउन करे। राइट डाउन करने के बाद फिर क्या करे, वो आपको पढ़ के सुनाए। और पढ़ के सुनाने के बाद फिर क्या होगा, आप उसे देखेंगे और उसके बाद एफआईआर रजिस्ट्रेशन होगा। ये सारा चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में इस प्रोविज़न में हर चीज़ मैंने आपको बताया था। आप चाहें तो एक बार दोबारा देख लीजिए। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कॉग्निबल ऑफेंस if given orally to an officer of in charge of the police station shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant। यही चीज है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी, बस एक रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ ताकि आपको फिर मैं दोबारा वहीं से शुरू करूं जहां से मैंने छोड़ा था। जब ये बातें हो गई थी तो फिर ललिता कुमारी का मैंने इंटायर केस को पढ़ा था। अब ललिता कुमारी के केस को मैं खत्म कर दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि आप कंप्लेंट लेकर के कहाँ गए? आप पुलिस स्टेशन में गए हैं। कंप्लेंट लेकर के जब आप गए तो दो स्टेज हो सकता है। एक तो एफआईआर नहीं होगा, नो एफआईआर, पहला स्टेज ये है। यदि एफआईआर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इस रास्ते से
154(3) जो ये वाला चीज है, 154(3) में क्या बोलता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को क्या करेंगे आप लेटर देंगे। तो हम वो रास्ता क्या करेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे कि जी अब हम सुपरिटेंडेंट के पास जा रहे हैं। वहां से भी नहीं हुआ तो फिर हम मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे इधर से। तो एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि जी एफआईआर दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गया। यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जब एफआईआर दर्ज होगा तो हमने ये पढ़ा है कि फ्री कॉपी एक्यूज को दिया जाएगा। ये चीज यहीं पे सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है, कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी गिवन फोर्थ विथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। ये बात यहीं आपको दिख गया है। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको दिखा भी रहा हूं कि कहाँ कहाँ है। और उसके बाद ये क्या होता है कि यदि सेंसिटिव मैटर नहीं है तो उसको वेब पे भी अपलोड कर दिया जाता है। वो अब हम सब्सिक्वेंटली पढ़ेंगे कि क्या डिस्प्यूट था। ठीक है, यदि हम एफआईआर की बात करें तो एक कॉपी एक्यूज, सॉरी यहाँ पे कंप्लेनेंट होगा, यहाँ पे गलती से एक्यूज लिखा गया है, यहाँ पे कंप्लेनेंट होगा, कंप्लेनेंट को मिलता है। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अभी तक एफआईआर होने के बाद तक एक्यूज्ड पिक्चर में नहीं है। he is not aware of the case, he may not be aware of the complaint, he may not be aware of the contents of the FIR. तो how he will approach for his legal remedies? Now the question of law is, a complainant went to the police station, she or he lodged an FIR against someone who is an accused, who is not a convicted person yet by a competent court, so he is merely an accused. So what is the right of accused? So right of the accused will start from here. पहला क्वेश्चन आएगा कि साहब मेरे पास नहीं है एफआईआर, मुझे नहीं पता कि एक्स वाई ने मेरे अगेंस्ट क्या कंप्लेंट किया है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू अवेल द लीगल रेमेडीज। लीगल रेमेडी हम कैसे अवेल करें, एक एक्यूज पर्सन कैसे अवेल करे। तो लीगल रेमेडीज, जैसे आप पूछोगे क्या है सर लीगल रेमेडीज, मैं एक आध एग्जांपल देता हूं। एंटीसिपेटरी बेल, there is an apprehension that I may be arrested by the police. In that situation, you have this right under CRPC that you can move an application for anticipatory bail, requesting the court that yes, anticipatory bail may be granted because I have a strong apprehension that I may be arrested by the police because someone X person, Y person, Z person has complained against me. So there is apprehension. So even if I know about this complaint from any of the third person कि यस हुआ है एफआईआर या कंप्लेंट कुछ किया फला फला व्यक्ति जाके, इवन देन आई कैन नॉट मूव एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन इन द एब्सेंस ऑफ एफआईआर, in the absence of a copy of the FIR, unless I know the accusation, that what are the allegations which are put against me by the complainant. जब तक नहीं पता होगा तब तक आप क्या आर्गुमेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या एंटीसिपेटरी बेल में लिखेंगे, व्हाई देयर इज एप्रीहेंशन, कौन से सेक्शंस में एफआईआर हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 154 क्या एक्यूज्ड के बारे में कुछ बोलता है क्या, क्या एक्यूज्ड के राइट के बारे में कुछ बोलता है क्या, एक्यूज्ड के राइट के बारे में कुछ बोलता है क्या, बोलो नो बोलो। सर। नहीं बोलता है, नहीं बोलता है, साइलेंट है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एफआईआर फर्जी हो, एफआईआर में इंग्रेडिएंट्स एडवोकेट ने बनाए हो जिसमें यह साबित हो जाए कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना पाया जाता है, तो एज पर ललिता कुमारी गाइडलाइन पुलिस तो एफआईआर करेगी, नहीं करेगी तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू होंगे, तो एफआईआर तो दर्ज हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, तो विक्टिम सेंट्रिक है कि हाँ होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्जी एफआईआर दर्ज कराए जाते हैं, गलत एफआईआर, कुछ नहीं हुआ है आपका नाम लिखवा देगा। गांव में जो लोग रहते हैं पता होगा, मर्डर किसी एक का हुआ पूरा गांव का नाम लिखवा दिया कि ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। क्यों भाई? क्योंकि 10 साल पहले तो उसका खेत जोत लिया था तो उसका
200 रुपया नहीं दिया था, तो ये जो है उस भोज हुआ गांव में तो उसको आमंत्रण नहीं दिया, ये सब के लिए जो नाम लिखवा दो, मर्डर हुआ सबका नाम ऐसा होता है? उन लोगों की क्या गलती है? चलो एक और एग्जांपल देते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में कुछ एग्जांपल देकर के समझना जरूरी है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में 498A का जो मामला होता है, इसमें हस्बैंड हो, जेठ हो, देवर हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, और पता नहीं कौन कौन इन लॉ, सबका नाम दे दिया, पूरे घर का नाम दे दिया। ऐसे लोगों का भी नाम दे दिया जो कभी उस घर में आया ही नहीं है। ऐसे केसेस हैं जिसमें नाम दे दिया जो हमेशा यूएस में ही रहे हैं, कभी आए नहीं यहाँ। ये क्या है? ये तो मिसयूज है। तो जी एफआईआर तो हो गया, और यदि इन लोगों को एफआईआर का कॉपी नहीं मिलेगा तो हाउ दे विल अप्रोच टू द अप्रोप्रिएट फोरम for legal remedies, for their legal rights, for the protection of their fundamental rights? It means what? That there must be a section, there must be a provision in the CRPC itself which actually gives some right to the accused, so that balancing हो। वो राइट कहाँ है, कोई बता सकते हैं? वो राइट कहाँ है, बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं? कहीं सर तो होगा। सर ये यस। सर एक जजमेंट यस। में हुआ है सर अभी। जजमेंट को छोड़ क्या दीजिए, जगजीत जजमेंट को छोड़ दीजिए। फॉरगेट अबाउट जजमेंट, आई एम आस्किंग समथिंग एल्स। आई एम आस्किंग दैट इज देयर एनी प्रोविजन इन द सीआरपीसी इटसेल्फ व्हिच गिव्स सम राइट टू द एक्यूज, कि हाँ चलो ठीक है ये लो, अब तुमको हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ये लो देख लो। कहीं तो होगा कुछ, कुछ तो होगा। नहीं सर। कहीं नहीं है। कोई और बता सकते हैं क्या? डिस्कशन कीजिए, सेक्शन बताइए। 207। क्या आवाज नहीं आया, दोबारा बोलिए। क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए, बताइए ना। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 207 सर। सेक्शन 207। ठीक है जी, 207 देख लेते हैं। 207 क्या है? सेक्शन 207 ये कह रहे हैं, तो हम सेक्शन 207 देख लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं क्या है। क्या लिखता है 207? 207 कहता है, सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे पहली बार एक्यूज के बारे में ये प्रोविजन सोच रहा है कि हाँ जी एक्यूज भी है कोई, इसको भी दे दो। क्या दे दो? पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट इसी को बोलते हैं चार्जशीट। मतलब क्या हुआ? आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। कब पुलिस रिपोर्ट तैयार होगा? पुलिस रिपोर्ट may be produced before any competent court only after completion of the investigation. An investigation may be completed in 60 days or 90 days. Now the question still remains the same. क्वेश्चन तो सेम ही है अभी तक, कि ये जो एक्यूज को आप बोल रहे हैं पुलिस रिपोर्ट देने का, जो शायद एफआईआर का कॉपी इसमें हो, पुलिस रिपोर्ट चूंकि है चार्जशीट है, तो मतलब उस केस में क्या हुआ है पूरा व्याख्या होगा। तो जब व्याख्या होगा तो एफआईआर की कॉपी भी होगी, और उसी कॉपी के अकॉर्डिंग आगे इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा। तो हाँ ये बात तो सही है कि पुलिस रिपोर्ट यदि मिल जाएगा, चार्जशीट यदि मिल जाएगा एक्यूज को, तो उसको एफआईआर की भी कॉपी मिल जाएगी। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स दैट व्हेन द एक्यूज विल गेट अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट और पुलिस रिपोर्ट एज पर 207। नाउ द आंसर इज आफ्टर 60 डेज और 90 डेज। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन का 60 डेज का 2 मंथ का टाइम है, और कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें 3 मंथ का टाइम, जिसमें आगे आगे बढ़ भी सकता है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करते हैं, बट एनीवे उसको छोड़ते हैं। हम 60 और 90 दिन ही मानते हैं। तो 60 या 90 दिन तक वो बंदा क्या करे? क्या एंटीसिपेटरी बेल ना लगाए? क्या करे वो? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो मैं पुट कर रहा हूं आपसे, आपके आपके यस सर। क्या करे? हमें जज कोर्ट में एप्लीकेशन देनी होगी सर। कोर्ट में देनी होगी, कहाँ पे?
मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। कहाँ पे, कौन सा प्रोविजन के अकॉर्डिंग? 41A में भी। 41A नहीं है, 41A डिफरेंट चीज है, हम आएंगे इस पे भी आएंगे। 41A डिफरेंट चीज है, इसको अलग चीज है ये। सर 2 में तो एफआईआर भी है ही ना लिखा हुआ। किसमें? 207 का 2 में सर एफआईआर आओ, अंडर सेक्शन 154। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो क्या है, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154। चलो ठीक है, मैं दोबारा पढ़ते हैं इसको। इसको क्या करते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं, है ना। जहां पे कंफ्यूजन आ जाए उसको एक बार और पढ़ लेते हैं। क्या है जी, दूसरे कलर कर देते हैं। सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स in any case where the proceeding has been instituted on a police report, the magistrate shall without delay furnish to the accused free of cost a copy of the each of the following, copy of each of the following। इसका हिंदी यदि किया जाए तो ये कहता है कि जी सप्लाई कीजिए क्या, कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट दैट इज चार्जशीट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, और कुछ और डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद पढ़ते कहता है कि एनी केस, किसी भी केस में जहां पर वेयर द प्रोसीडिंग हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, जहां पे पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, पुलिस रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद की बात कर रहा है। ये कब की बात कर रहा है, किस स्टेज की बात कर रहा है, ये समझिए। इन एनी केस वेयर the proceeding has been instituted on a police report, तो proceeding can be instituted after filing the police report। It means what, after completion of the investigation। तभी तो पुलिस रिपोर्ट को ही चार्जशीट बोलते हैं। अरे चार्जशीट तभी तो कंप्लीट होगा जब 60 और 90 दिन में पुलिस कंप्लीट कर देगी इन्वेस्टिगेशन। तो 207 पिक्चर में तभी आएगा जब केस दर्ज हुआ है पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे, चार्जशीट के सबमिशन के बेसिस पे, कि साहब ये चार्जशीट हम जमा कर रहे हैं, अब केस चलाओ इस पे। तो ये कब आएगा पिक्चर में, इधर आफ्टर 60 डेज और आफ्टर 90 डेज। तो 60 और 90 दिन के बीच में क्या करेगा एक्यूज, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये बात सही है यस कि सर, ये यस सर। सारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिए जाएंगे। हमारा कंसर्न इसका नहीं है, वो आप खुद ही पढ़ लेना, छोड़ो उसको। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि 207 उसकी वो कब अप्लीकेबल होगा, वो अप्लीकेबल तब होगा जब कोई केस पुलिस रिपोर्ट जमा किया गया कोर्ट में कि जी ये इन्वेस्टिगेशन हमने किया है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन तभी तो पुलिस रिपोर्ट जमा करेगी। अदरवाइज जब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेगी तो क्या रिपोर्ट जमा करेगी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सो पुलिस हैज सबमिटेड अ रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट एंड बेस्ड ऑन दैट कॉग्निजेंस लिया गया, और क्या हुआ, प्रोसीडिंग हैज बीन इंस्टीट्यूटेड। तो ये तो इधर आफ्टर 60 डेज होगा या 90 डेज होगा। तो ये 60 और 90 दिन के बीच में क्या करेगा एक्यूज्ड, ये क्वेश्चन है, क्या करेगा? क्या 60 दिन और 90 दिन इसेंशियली हर एक्यूज जिसके अगेंस्ट कोई एक्यूजेशन लगा है वो जेल में रहे? क्या ये मैंडेटरी हो गया? इसका मतलब तो मैंडेटरी हो गया कि आपको या तो 60 दिन के बाद मिलेगा या 90 दिन के बाद मिलेगा। तो तब तक क्या कीजिए, जेल जाइए। फिर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम भाग जाएंगे, इधर उधर भगा देंगे क्लाइंट को। अरे जब भगा ही दोगे तो इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं, और इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ तो कंप्लीट कैसे होगा इन्वेस्टिगेशन, और जब कंप्लीट ही नहीं हुआ तो जमा कैसे होगा चार्जशीट? चार्जशीट जमा तभी तो होगा जब आप इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने का तो बस एक ही तरीका आप बच गया कि आप जेल जाइए। जब कस्टडी में रहेंगे तो पुलिस पूछताछ करेगी, फिर 60 दिन और 90 दिन में जमा करेगी, उसके बाद रेगुलर बेल लगाइए। तो एंटीसिपेटरी बेल का क्या कंसेप्ट है फिर एंटीसिपेटरी बेल तो खत्म हो गया। एंटीसिपेटरी बेल मतलब एप्रीहेंशन है और पहले ही पहले बेल करा लिए, तो उसका तो मतलब ही खत्म हो जाएगा एक तरीके से। आपको समझ में आ रही है ये सब बातें, या मैं दूसरे तरीके से समझाऊं? यस, यस यस सर। सर। तो अब यस सर, क्या समझ करें, में आया। अब कैसे होगा?
ये क्वेश्चन देश भर के तमाम एडवोकेट्स, तमाम अदालतों में ये चीजें उठी कि साहब आप 60 दिन और 90 दिन के बाद बोल रहे हो कि आप आपको मिलेगा, जो एक्यूज को मिलेगा एफआईआर का कॉपी और पुलिस रिपोर्ट का कॉपी। तो 60 दिन और 90 दिन क्या करेगा एक्यूज्ड? क्या करेगा? भागता फिरे, और भागता फिरेगा तो बोलोगे आप कि जी तो भाग रहा था, आप एनबीडब्ल्यू इशू कर दोगे। आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कैसे होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब ज्वाइन ही नहीं करोगे तो कंप्लीट कैसे होगा? तो फिर ये 60 भी एक्सटेंड हो जाएगा, 90 भी एक्सटेंड हो जाएगा। आप वारंट इशू करोगे, फिर नॉन अवेलेबल वारंट इशू करोगे, फिर आप उसका 82 83 का प्रोसीडिंग शुरू करोगे, कुर्की जब्ती सब कर लोगे। तो ये तो एक्यूज का नुकसान हो जाएगा। क्या पता उसने कुछ किया ही ना हो, क्या पता वो कंप्लीटली इनोसेंट हो, दूसरा फंसा दिया हो। देयर मस्ट बी अ बैलेंसिंग इन लॉ। लॉ बैलेंस होना चाहिए। बोला इंटायर इन द इंटायर सीआरपीसी देयर इज नो प्रोविजन कि आप उसको पहले दे दें सो दैट वो क्या करे, वो अपना लीगल राइट्स को अवेल करे, लीगल रेमेडीज जो है उसको अवेल करे। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ 2016 में क्या हुआ? फाइनली सेटल हुआ। आप समझिए कितनी एम्बिग्युटी है लॉ में कि ये कब का है? 1973। 1973 1973 का सीआरपीसी है ये। उससे पहले भी था, बट ये जो हम पढ़ रहे हैं 1973 का सीआरपीसी। और लॉ 2016 में सेटल हो रहा है। तब तक एक्यूज क्या करते होंगे? क्या पुलिस स्टेट की निशानी ये नहीं है? पुलिस की बर्बरता नहीं है? पुलिस अपने अकॉर्डिंग नहीं चला रही है? बिल्कुल चला रही है। लॉ सेटल कब हो रहा है? 2016 में। और हम उसी केस को आज पढ़ने जा रहे हैं। और केस का नाम यहाँ पे आपको अब याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। इसलिए याद रहना चाहिए ताकि आपको जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या हो, क्लैरिटी हो। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूथ बार एसोसिएशन है, इंडिविजुअल्स बहुत सारे गए, कुछ नहीं हुआ। आजकल डेट्स लगते गए, लगते गए, लगते गए, छोटा मोटा कुछ था, ऐसे प्रोविजंस पहले भी थे कुछ जजमेंट्स में। बट लॉ सेटल तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट कुछ बोला, और इंटायर नेशन को फॉलो करना है, इंटायर जो भी लोअर कोर्ट्स उनको फॉलो करना है। मैं 1 मिनट के लिए यहीं पे पॉज ले रहा हूं और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। एंटीसिपेटरी बेल की हम बात करते हैं, क्या सीसीएल, सीसीएल मतलब समझते हैं? चाइल्ड कंफ्लिक्ट विद द लॉ, 18 साल से जो नीचे वाले होते हैं, क्या उनके लिए आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं क्या? मैं बस क्वेश्चन आपके ऊपर दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप सोचना, और हिंट भी दे रहा हूं कि ऐसे बच्चों का जो लॉ है जिससे रेगुलेट होते हैं वो है जेजे एक्ट। जेजे एक्ट 2015 का, ठीक है? और इस जेजे एक्ट में कहीं एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन ही नहीं है। और अलग अलग हाईकोर्ट्स, अलग अलग हाईकोर्ट्स का ओपिनियन अलग अलग है। कोई बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं, कोई बोलते हैं नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि लॉ इज नॉट येट सेटल्ड। वो सेटल कब होगा? जब इन तमाम केसेस को सुप्रीम कोर्ट अपने पास लेके आएगा और बोलेगा मैं डिसाइड कर रहा हूं आपकी क्या करना है। तब क्या हो जाएगा? लॉ सेटल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 2000 से पहले, 2016 से पहले इस पार्टिकुलर टॉपिक पे, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, ऐसा नहीं कि लॉ नहीं था, ऐसा नहीं कि अलग अलग हाईकोर्ट्स ने कुछ ना कुछ नहीं बोला था, बोला है, अलग अलग ने बोला है बहुत चीज। लेकिन फाइनली क्या हुआ? तमाम केसेस को लिया सुप्रीम कोर्ट और 2016 में सेटल किया। और वही केस है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बात समझ में आ गई? ये जो क्वेश्चन मैंने बोला है इस पे आप रिसर्च करना कभी, ठीक है, कि एंटीसिपेटरी बेल बच्चों के लिए अप्लीकेबल है या नहीं है, और यदि है तो जेजे एक्ट में क्यों नहीं है, और यदि जेजे एक्ट में नहीं है तो क्या सीआरपीसी के प्रोविजंस को क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे लॉजिक्स हैं इस पे, वैसे ही कभी बैठ जाओ, खाली समय मिल जाए तो देख लेना, ठीक है, आपका फायदा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो ये जो केस है अब आपको समझ में आ जाएगा। पहला 3 4 क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में उठेंगे कि स्टेज व्हेन एक्यूज इज इंटाइटल्ड टू गेट अ कॉपी ऑफ एफआईआर। किस स्टेज पे? जो लॉ है वो तो ये बोल रहा है कि वो तब होगा, वो स्टेज एक ही क्लियर है 207 ऑफ द सीआरपीसी से,
कि वो तभी मिलेगा आपको जब पुलिस रिपोर्ट सौंपा जाएगा, चार्जशीट कंप्लीट हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा तभी। तो इसका मतलब तो 100% ये इंश्योर कर दिया कि तब तक 60 या 90 दिन तक इसेंशियली यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स, सो दैट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, तब जाकर के आप रेगुलर बेल लगाओगे। सिंपल है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको ये हो सकता है कि व्हाट इफ द एफआईआर इज नॉट गिवन टू द एक्यूज, तो क्या होगा? उनके लीगल राइट्स, लीगल रेमेडीज वो अवेल नहीं कर सकते। और इस तरीके से यदि हो, कैन ही फाइल एंटीसिपेटरी बेल विदाउट एफआईआर? आप में से किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है, माइक ऑफ कर दीजिए। क्वेश्चन पूछना होगा बाद में कर दीजिएगा, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। ठीक है। फिर बात आती है 154 की, मैंने आपको पढ़ाया है। 207 साहब ने बताया, मैंने 207 आपको अभी बता दिया, जिसमें क्लियर कर दिया कि 207 एक्यूज सेंट्रिक तो है, एक्यूज्ड को बैलेंसिंग पावर तो दिया है विथ रिस्पेक्ट टू 154 ऑफ द सीआरपीसी, बट किस स्टेज पे? आफ्टर 60 डेज और 90 डेज। तो ये चीज आपको यहां पे दिक्कत होगा। ठीक है। अब बात आती है कि चलो ये जब सेटल्ड हो गया है तो हम इसको अब पढ़ते हैं क्या है। इसको देखिए क्या कहता है। 154 और 207, इसका जो मेन जो क्रक्स है केस का वो यहीं पे लिख दिया है। क्योंकि यूथ बार एसोसिएशन मिल करके जो है चले गए, और उस समय के दी देन बिफोर दीपक मिश्रा एंड कौन है, नगप्पन जस्टिस जो भी होंगे, सी नगप्पन, उनके पास ये मैटर लगा है। और यहां से क्या आया है कि सप्लाई ऑफ कॉपी टू द एक्यूज्ड persons accused in the FIR of commission of the offense held entitled to have a copy of FIR at a stage prior to the prescribed under section 207। यहां से क्लियर हो गया कि ये बात नहीं है कि सीआरपीसी में प्रोविजन नहीं है कि एक्यूज को कॉपी मिले, है प्रोविजन, लेकिन किस स्टेज पे? वो स्टेज काफी दिन बाद है, बहुत दूर है। और यदि उतना वेट करेगा तो फिर एक्यूज का क्या होगा? राइट्स का वायलेशन होगा। इसीलिए यहां पे क्या कहा कि एक्यूज इज इंटाइटल्ड टू हैव ए कॉपी ऑफ एफआईआर एट अ स्टेज प्रायर, पहले की बात कर रहा है, प्रायर टू द प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 207 ऑफ द सीआरपीसी। 207 कहता है 60 या 90 दिन के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एफआईआर चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन। तो ये कह रहा है कि नहीं, उससे पहले दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना लीगल रेमेडीज अवेल कर सके। तो कहता है इंटाइटल्ड टू हैव अ कॉपी ऑफ एफआईआर एट अ स्टेज प्रायर टू दैट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अंडर 207 सीआरपीसी। एफआईआर रजिस्टर्ड इन द पुलिस स्टेशंस excepting those pertaining to the offense of sensitive nature held are required to be uploaded on official website of all the states. Detailed direction issued in the matter, Constitution of India, Article 32, 21, Mandamus। ये आइडिया, ये छोटा छोटा वर्ड दे रहा है आपको ताकि पहले ही लाइन, पहले ही पैराग्राफ पढ़ के समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाला केस मेरे पार्टिकुलर केस के लिए एप्ट है और इसी को हम साइड करेंगे। तो जब भी एससीसी से आप देखेंगे, रिसर्च करेंगे, तो पहला जो हेडिंग होता है इसी तरीके से होता है ताकि आप पहले ही एक पैराग्राफ पढ़ के कर लें। अदरवाइज आप इतना पढ़ेंगे और पता लगे ये आपके से रिलेटेड केस नहीं है तो आपका समय बर्बाद होगा, इसलिए हेडिंग देते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये सब में एडवोकेट्स का नाम है और नाम में इसमें पढ़ के हमें कुछ खास फायदा नहीं होगा। ठीक है, पहला जो हमारा पैराग्राफ है कहता है इशू रूल in this writ petition preferred under Article 32 of the Constitution of India, the petitioner, who is the petitioner? Petitioner is Youth Bar Association of India, has prayed for issuance of a writ in the nature of mandamus, directing the Union of India and the states to upload each and every first information report, that is FIR, registered in all the police stations within the territory of India on the official website of the police of all states as early as possible, preferably कब है? within 24 hours from the time of registration। तो इस particular writ of mandamus में the Youth Bar Association went to the Supreme Court in the writ jurisdiction praying that a copy of the FIR may be uploaded to all the states and the central police agencies website
so that accused can have that access and accused can take legal recourse as per law. और कहा कि ये प्रेफर किया जाना चाहिए कि विद इन 24 आवर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर दैट मस्ट बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, और क्या हो जाए, ताकि वो चीजों को देख सके और अपना रेमेडी तलाश सके। अदरवाइज 60 दिन तक और 90 दिन तक आप जेल में बंद करोगे। एक भी दिन यदि एक बेगुनाह जेल में रह रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, और दिस इज अ सेटबैक for the entire nation, for the entire court, specifically the top court, the Supreme Court, the apex court. You have continuously failed to protect the rights of the accused till 2016. So this case must be decided. The entire law which is given by the different high courts, different states, there is not uniformity in those laws. So therefore this is very important that this court, the apex court, should settle this issue. तो पहले ही पैराग्राफ में ये जो मैं इंटायर अभी जो मैं बता रहा हूं इतने देर से कि क्या हुआ, ये अर्ज किया गया है. After the writ petition was entertained by this court, notice were issued to the Union of India and the states. और यहाँ पे क्या हुआ कि केस वाज एक्सेप्टेड. क्यों? क्योंकि जो यूथ बार एसोसिएशन के जो एडवोकेट साहब थे वो पकड़ दिए पॉइंट कि आप 60 और 90 दिन तक किसी को बिना मतलब का जेल में नहीं डाल सकते, गलत बात. तो कोर्ट को लगा बात तो सही है. और आप देखिए कब लगा, 2016 की बात हो रही है. लॉ धीरे धीरे सेटल होता है, समय लगता है. जस्टिस मिलता है जरूर है, समय लग जाता है, मिलता है जरूर है, ऐसा नहीं मिलेगा. और सबसे बड़ी बात, एक और चीज आपको समझना होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों सेटल कर रहा है. ये तो पार्लियामेंट का काम था, ये तो जो लॉ मेकिंग एजेंसीज है उनका काम था कि वो एक्यूज्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करे. बट दे हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड, और इसलिए कोर्ट को आना पड़ रहा है. चलो एनीवे, अब बात करते हैं ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से मैंने ललिता कुमारी की जजमेंट में आपको बताया था. डिफरेंट एडवोकेट्स, डिफरेंट आर्गुमेंट्स. कुछ आर्गुमेंट बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. आपको आदत डलवा रहा हूं कि आप पढ़ना सीखो कि केस कैसे पढ़ते हैं. एक बार सीख गए ना, मजा आ जाएगा, तभी इंटरेस्ट आएगा इस प्रोफेशन में, नहीं तो कोई फायदा नहीं. अभी अभी जस्ट मैं क्लास लेक्चर अभी मैं शुरू किया, उससे पहले एक हमारे सब्सक्राइबर थे यूट्यूब चैनल के, वो आए हुए थे. बोले सर मिलने की इच्छा हो गई, तो मैं आ गया, रोक नहीं पाया. मैंने बोला कि बहुत बढ़िया, बताइए क्या सेवा करें. तो कहा कि सर मेरे पास बहुत सारे मैटर्स हैं, 50-55 मैटर्स हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे सारे केस को आप देख लें. मैंने कहा कि ऐसा क्यों कि मैं देख लूं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कीजिए, मैं क्यों देख लूं. बोला सर मेरा अभी यूपी जुडिशरी में सिलेक्शन हो गया है, तो मैं अब बेंच जो है फोरम के दूसरे साइड में जाऊंगा. तो ये जो जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारे, मैं नहीं चाहता कि मैं कहीं इधर उधर करूं और उनका नुकसान हो जाए, तो आप कर दीजिए. मतलब ये हुआ कि उनका जुडिशल सर्विस में हुआ, अभी 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया है, तो उनका जुडिशल सर्विस उत्तर प्रदेश में हो गया था. तो सारे अपने केस लेकर के आ गए. मैंने पूछा कि आप जानते हैं मुझे कैसे हैं, कैसे जानते हैं. तो बोले कि मैंने 3 साल से, पिछले 3 साल से आपके यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहा हूँ. और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, अपने पर्स से उन्होंने कुछ स्लिप निकाले, और उस स्लिप में वो सारी चीजें लिखी थी जो वीडियोस में मैं यूजुअली बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको कैसे करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए. मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए तो स्पेशल क्लास है, यूट्यूब को छोड़िए, आपके लिए स्पेशल क्लास है. और मैं बार बार क्या कह रहा हूँ कि आप आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स जो दिए गए हैं उस पार्टिकुलर केस में, उसको पढ़िए. और वो तभी पढ़ेंगे जब पूरे केस को एक एक लाइन पढ़ेंगे. अदरवाइज क्या होगा, आप शॉर्ट में कहीं से पढ़ लेंगे सिर्फ क्रक्स, और क्रक्स मिलेगा क्या, क्रक्स मिलेगा सिर्फ ये वाला. तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन कब, एट अ लेटर स्टेज, जब आपका 5-10 साल का प्रैक्टिस हो जाए, तब आपको लगे कि हाँ ठीक है 2 मिनट में आप रेशियो निकाल सकते हैं केस का, तब. लेकिन शुरुआत में आपको करना पड़ेगा. तो वे यही चीज मैं अभी याद आ गया मुझे, उन्होंने दिखाया, और उसमें बहुत सारे नोट्स वगैरह भी लेकर के, हर एक केस में मैंने पूरा फाइल नीचे रखा हुआ है. हमने देखा उनके फाइल में, पूरे फाइल में हैंड रिटन नोट्स हर केस में उन्होंने बना के रखा है, ताकि बाद में कभी भी किसी भी स्टेज में वो कोर्ट में जाए
तो क्लियरली उनको समझ में आ जाए कि हाँ कौन सा केस क्या था। अदरवाइज बहुत दिन बाद भूल जाते, समझ में नहीं आता कौन वाले में क्या हुआ है। सब सिस्टमेटिक बना के रखा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई लोग का होता है ना स्टूडेंट को, सर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे करें कैसे मैनेज करें, है एग्जाम्पल, वो गए हैं करके अभी। तो ये चीज मैं जो बता रहा हूँ आप सीरियसली लिया कीजिए। यही चीज करके लोग जुडिशरी निकाल रहे हैं, कोई जज बन रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है, न जान न पहचान, ऐसे रेंडमली आ रहे हैं, एप्रिसिएट कर रहे हैं। सारे 50-50 फाइल ला के दे दिया, मेरे लिए भी एक हेडेक है। उसको पढ़ने के लिए अभी हमको 4-5 जो है जूनियर को लगाना पड़ेगा, ताकि उसका केस सफर ना करे। कोई जज आपको रिकमेंड कर रहा है, कोई जज के पास गया, आप रिकमेंड का इस वकील साहब के बजाय, तो देखना तो पड़ेगा आपको, करना तो पड़ेगा वो काम। तो ये वो जो लिखा हुआ था उनके उसमें पर्स में, वो यही था। उसमें से एक ये भी था कि आप जो है केस को पूरा इंटायरली पढ़िए, समय लगेगा लगने दीजिए, कहीं गाड़ी नहीं छूट रही है, पढ़िए, और क्या काम है। इसीलिए पैराग्राफ 3 में क्या है, कुछ सबमिशंस हैं किसी एडवोकेट के जो वहां पे होंगे, जो इस केस में आर्गुमेंट कर रहे हो, उनके आर्गुमेंट्स यहाँ पे हैं। क्या कहता है, इट इज सबमिटेड बाय मिस्टर सो एंड सो लर्नेड काउंसिल अपियरिंग। लर्नेड काउंसिल, आप कभी देखिएगा कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट देखिएगा, आप देखिएगा जब भी एडवोकेट और जज की बात आएगी वहां पे लर्नेड वर्ड यूज किया जाता है। आप देखिए सामने, किसी और प्रोफेशन को आप देख लीजिएगा, उसके आगे लर्नेड वर्ड यूज नहीं होगा। क्यों होता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है विद्वान है, हिंदी में लिखे विद्वान अधिवक्ता। क्यों? क्योंकि वो मान रहा है, लॉ मान रहा है, प्रिजम्पशन है कि बहुत पढ़ा लिखा है, पढ़ता है ये जजमेंट को। और आप नहीं यदि पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा। इसलिए पूरे केस को पढ़िए, चाहे कितना ही पेज का क्या क्यों ना हो। लर्नेड काउंसिल अपियरिंग ऑन द पिटिशनर ऑन फॉर द पिटिशनर that after registration of the first information report, if it is uploaded in the official website of the police, that will solve many unnecessary problems faced by the accused person and their family members. The learned counsel would contend that when the criminal law is set in motion and liberty of an individual is at stake, he should have the information so that he can take necessary steps to protect his liberty. ये क्या है? ये सबमिशंस हैं लर्नेड काउंसिल्स। उन्होंने बताया कि देखिए कितना मुश्किल होता है, जो एक्यूज है उनके लिबर्टी तो स्टेक पे होता है। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ, क्रिमिनल जो लॉ है सेट इन मोशन। देखो, जब जुडिशरी वगैरह का तैयारी करोगे ना, उन्हें आंसर में लिखोगे, तो आप इसी तरीके के वर्ड को यूज करना। ड्राफ्टिंग करोगे इसी तरीके के वर्ड को। क्या बोल रहा है, that when the criminal law is set in motion, when FIR is registered, the moment a complainant goes to the police station, register an FIR against any of the accused, it means what? The criminal law is set in motion against that accused. उसमें मतलब आप ऐसा समझिए कि वो माचिस की तिल्ली की पूरी सीरीज है और उसमें एक माचिस में आपने आग लगा दी। वही है पूरा क्रिमिनल सिस्टम जो है ना, उसमें आपने आग लगा दी और अब फिर वो एज पर लॉ शुरू हो जाएगा। तो आप शुरू जो किए, रुका हुआ जो चीज था उसको मोशन में लाए तब जब एफआईआर दर्ज हो। और जब ये हुआ तो लिबर्टी किसका स्टेक पे है? हुज लिबर्टी इज स्टेक? लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल इज एट स्टेक। He should have the information so that he can take necessary steps to protect his liberty. You cannot say to the accused that you go and languish in the jail for next 60 days or 90 days. This is completely absurd. You cannot do this. A parliament, a law making agency cannot do this. तो यही चीज वकील साहब यहाँ बोल रहे हैं। In this context, he has drawn our attention to a passage from the judgment rendered in dated judgment बहुत सारे हैं इसमें, आप देखिए उसमें आर्टिकल 21 की बात की जा रही है। अब देखो, विद्वान जब ऊपर बोला है तो विद्वान वाला काम करोगे तभी ना। कोर्ट के पास इतना समय नहीं है और इतना आइडिया भी नहीं है कि कौन सा केस कहां पे क्या हो रहा है। दिस इज आवर ड्यूटी एज एन एडवोकेट। क्या कर दिया, ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, इस केस को पूरा पढ़ा होगा उन्होंने, तो उसके पैराग्राफ 68 को कोट कर दिया कि जनाब इसको जरा पढ़ लिया जाए। व्हाई आई एम सेइंग
that the liberty of the individual, liberty of the accused is at stake. The reason being that it is mentioned in the paragraph 68 of this case. What is written here? Just go through it. क्या कर रहा है? Article 21 of the Constitution, in its broad perspective, seeks to protect the persons of their lives and personal liberties, except according to the procedure established by the law. यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि आप लिबर्टी किसका प्रोटेक्ट कीजिए, एक्यूज का, दिस इंडिविजुअल का, तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं. दिस लिबर्टी हैज बीन गिफ्टेड टू दैट इंडिविजुअल by virtue of the Constitution of India. That is not an act. कोई एक्ट नहीं है जो पार्लियामेंट बना दिया है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद बोलता है कि यदि आप उसके लिबर्टी को खत्म भी करना चाहते हैं तो दैट कैन ओनली बी डन थ्रू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, नॉट अदरवाइज. तो लॉ तो बनाओ, लॉ बनाइए. अब 60 दिन 90 दिन उसको थोड़ी अंदर रखोगे आप. The said article in its broad application not only takes within its fold enforcement of the rights of an accused but also the right of the victim. बोला दोनों चीज यहां लिखा हुआ है. You have to balance that right. The state has a duty to enforce the human rights of a citizen, providing for fair and impartial investigation against any person accused of commission of a cognizable offense, which may include its own officers. In certain situations, even a witness to the crime may seek for and shall be granted protection by the state. तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि एफआईआर हुआ नहीं कि आप अरेस्ट कर लो, बोला कि नो, दिस इज नॉट गुड. और this particular thing, this particular process of throwing those individuals, those accused in the jails, is violation of Article 21 of the Constitution of India, which talks about their liberties, their rights, their fundamental rights. And therefore, ये लॉ तो सेट होना चाहिए. ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है, ये आर्गुमेंट है किनका? ये वकील साहब का जो इस केस को आर्गुमेंट कर. कल को कोई और केस होगा और जब आप उस फोरम पे होंगे तो आप इन तमाम केसेस को आप कोट करेंगे और तब उस केस में आपके बारे में लिखा जाएगा कि लर्नेड काउंसिल, यहां पे नाम चेंज हो जाएगा बस. वो तो तभी होगा ना जब आप पढ़ेंगे. आप पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ दुखी पढ़ेंगे या कुंजिका पढ़ के पास हो जाएंगे तो नहीं होगा. इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये प्रोसेस है जो प्रोसेस मैं पढ़ा रहा हूं आपको. और यही कारण है कि यू गो टू एनी स्टेट, any district court, any high court, even the apex court, you will find the alumni of Delhi University everywhere. कहीं भी चले जाकर आप देख लीजिएगा एक बार, वैसे विजिट कर लीजिएगा. उसका कारण है तो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस बढ़िया करते हैं और उसके बाद एलिवेट हो जाते हैं हाई कोर्ट में. तो ये सिस्टम आप ध्यान से समझ लीजिए. ये चीज हो गया. फिर अलग केस के नाम बताया गया कि 21 के बारे में और एम्फेसाइज किया गया कि now we are discussing on the topic wherein we are requesting the court to preserve, to protect the liberty of that individual, that of the accused. So मैं हवा में नहीं बात कर रहा. there are a number of cases और इसमें से एक केस यहाँ पे इन्होंने डेमोक्रेटिक राइट वाला बताया और आगे फिर इन सो आप केस का नाम देख लीजिएगा. आप को मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो बीच में मैं नाम बता रहा हूं ना, ये सब केसेस को भी गो थ्रू कर लो. पढ़ने में क्या जा रहा है, पढ़ो ना. एक ही काम तो है पढ़ना, अदरवाइज क्लाइंट क्यों आएंगे आपके पास. द कोर्ट हैज रूल्ड इन पैरा 46 व्हाट द राइट टू लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वैल्यूएबल राइट एंड हेंस शुड नॉट बी लाइटली इंटरफेयर्ड विथ. हल्के में मत लेना. ये आर्टिकल 21 है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, पार्लियामेंट नहीं बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन को. कॉन्स्टिट्यूशन है तब पार्लियामेंट है, तब ये सुप्रीम कोर्ट है जो डिसाइड कर रहा है, तब राष्ट्रपति का ऑफिस है. वो तब है जब कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन पहले आया और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट बन गया, पार्लियामेंट बन गया, प्रेसिडेंट का ऑफिस बन गया, एक एग्जीक्यूटिव बन गया, एक जुडिशरी बन गया. लेकिन ये जो राइट दिया जा रहा है ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं दिया, ये वही कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है जो तुम्हें बनाया है. तो आप हल्के में मत लो.
मतलब वकील साहब कर रहे हैं कि तुम्हें जो बनाया है, सुप्रीम कोर्ट को जो बनाया है, पार्लियामेंट को जो बनाया है, राष्ट्रपति को जो बनाया है, वही कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 को भी बनाया है। और आर्टिकल 21 में वही बात कर रहा है कि लिबर्टी को, किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी को आप मजाक में मत लीजिए। उसका लिबर्टी है और ये कोर्ट का धर्म है कि उसका लिबर्टी को प्रोटेक्ट करे। दिस इज द बॉन्ड एंड ड्यूटी ऑफ एवरी कोर्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन, नॉट ओनली सिटीजन, बहुत सारे केसेस में इवन फॉरेनर्स को भी। वो हम कभी और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स से बात करेंगे तब बताएंगे। इट वॉज won by the people of Europe and America after tremendous historical struggle and sacrifice। तो ये बता रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे रहा है कि ये आसान नहीं है। कई दूसरे देश में आप देखेंगे, यूरोप अमेरिका में जाकर के देखिए, लड़ाई हुआ है, घमासान हुआ है इस सिर्फ राइट्स को, राइट्स के लिए, तब रिकॉग्नाइज हो जाए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आते ही आर्टिकल 21 में बात कहा है, वन इज रिमाइंडेड ऑफ चार्ल्स डिकेंस। अब ये सब कहानी आप देखेंगे ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें, आप हर चीज में नहीं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ लेना इसको। डीके बासु वर्सेस ऑफ वेस्ट बंगाल, उसके बारे में भी आर्टिकल 21 लिबर्टी को लेकर के बहुत सारी बातें इसमें की गई है। आप देखिएगा क्या है, इफ द फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट बिकम लॉ ब्रेकर। ये क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि पुलिस क्या करती थी, मन में मन मर्जी किसी पे एफआईआर कर दिया, उसको उठा करके जेल में डाल दिया। उसके राइट्स के बारे में नहीं सोचा, उसके लिबर्टी के बारे में नहीं सोचा। आर्टिकल 21 के बारे में तो छोड़ ही दो, इनको पता ही नहीं आर्टिकल 21 क्या होता है। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ये कहा गया कि इफ द फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट बिकम लॉ ब्रेकर, इट इज बाउंड टू breed contempt for law and would encourage lawlessness, and every man would have the tendency to become law into himself, thereby leading to anarchism. No civilized nation can permit that to happen. Does a citizen shed off his fundamental rights to life the moment a policeman arrests him? Can the right of life of a citizen be put in abeyance on his arrest? These questions test the spinal cord of the human rights jurisprudence. एक दो क्वेश्चन जज साहब यहाँ पे वकील साहब सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कोर्ट को कि आप एक बात बताओ, क्या मेरे अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज करा दिया कहीं पे, तो क्या मेरा फंडामेंटल राइट खत्म हो गया? क्या हम अपने फंडामेंटल राइट को शेड ऑफ कर दिए, त्याग दिए? नहीं। जैसे चंचूड़ का एक बड़ा शॉर्ट क्लिप आजकल घूमता है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जाके देखिएगा, और उसमें वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको तब भी प्रोटेक्ट करता है व्हेन यू डोंट बिलीव ऑन देम। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे बिलीव नहीं भी करते हैं ना, तब भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डज सिटीजन शेड ऑफ, मतलब त्याग देना, खत्म कर देना, शेड ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइफ द मोमेंट अ पुलिसमैन अरेस्ट हिम। मान के चलो पकड़ दिया पुलिस वाला, उसको अरेस्ट कर दिया, क्योंकि आप ऑप्शन ही नहीं दिए, ना एफआईआर दिया, ना कुछ दिया, तो पुलिस वाला क्या करेगा, उसको अरेस्ट कर लेगा। तो अरेस्ट जैसे ही कर दिया, तो क्या मेरा फंडामेंटल राइट सीजेस टू एग्जिस्ट खत्म हो जाएगा, शेड ऑफ कर देंगे? आंसर इज नो। आंसर इज नो। नहीं, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। इवन जो प्रिजनर्स हैं, दोज हु आर लैंग्वेजिंग इन जेल, उनका भी फंडामेंटल राइट होता है। ऐसा थोड़ी है कि जेल में गए तो खत्म हो जाए। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, लेकिन सेट ऑफ नहीं करते। और जब नहीं है तो फिर इस तरीके का प्रोविजन क्यों नहीं दिया गया है? ठीक है। और इसमें आंसर भी लिखा था, आंसर इंडीड हैज टू बी एन एम्पैथेटिक नो। नहीं, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट खत्म हो जाता है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। London Council for the Petitioner has also drawn our attention to division bench decision of the Delhi High Court rendered in court on its own motion versus state। ये सब केस आपको बताना, लिखना पड़ेगा। On being asked, मिस्टर तुषार मेहता, अभी तो सॉलिसिटर जनरल हैं, उस समय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, appearing on the Union of India, आप देखो वो उनका क्या जवाब है, has submitted that the direction issued by the High Court of Delhi can be applied with certain modifications. The learned additional Solicitor General has also drawn our attention to para 4 of the affidavit filed by the interlocutory application in the present writ petition. The said paragraph is under this. अब देखो, मैंने आपको बताया था ना
कि ऐसा नहीं है कि 2016 से पहले इस पे लॉ नहीं थे, अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीके से किया। जैसे एक एग्जांपल यहाँ सामने दे दिया ताकि आपको ये ना लगे कि सर कुछ भी बता रहे हैं। यहाँ देखो क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट के एक जो है डिसीजन को यहाँ पे बताया है कि दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट ऑन इट्स ऑन मोशन वर्सेस स्टेट, अपने से कोर्ट अपने से ये डिसीजन दिया है। कोर्ट ऑन इट्स ऑन मोशन वर्सेस स्टेट एक केस है, और उसका साइटेशन यदि देखना हो तो ये वाला है, देख लीजिएगा आप। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट भी इस पार्टिकुलर मुद्दे पे गाइडलाइन बना के दिया है। तो जो गवर्नमेंट के एडवोकेट हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो है ऐसा, तो वो दैट द सेम थिंग में बी अप्लाइड विथ सर्टेन मॉडिफिकेशंस, वो खुद ही बोल रहे हैं। क्योंकि आप जब स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अलग ही हो जाएंगे, अलग लीग पे जाएंगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको कोर्ट को असिस्ट करना पड़ेगा to find some logical end, to find some logical plausible solution for a problem, and the problem is very clear। आप एक लॉ ऑफिसर हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ठीक है, हाईएस्ट ये तो नहीं है लेकिन वन ऑफ द हाईएस्ट तो है ही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को असिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये जो है सिस्टम बताया कि दैट इट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सपोर्टिंग ऑल द स्टेट्स टू सेट अप ए मैकेनिज्म फॉर ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स अंडर अंडर under the Protect Crime and Criminal Tracking Network and System, CCTNS। अब यही एप्लीकेबल है। इसमें क्या होता है, तमाम एफआईआर्स को इसी के थ्रू, सीसीटीएनएस के थ्रू ही अपलोड कर दिया जाता है। जब आप 2023 में जब आप एडवोकेसी करेंगे तो आपको अपलोडेड एफआईआर मिलेंगे, बहुत सारे एफआईआर विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस व्हिच वी विल डील इन दिस केस। वो अपलोड होता है इसी मैकेनिज्म। तो एक मैकेनिज्म बनाया जाए क्रॉस द कंट्री, और सारे पुलिस स्टेशन में ये मैकेनिज्म का जो वेब का सिस्टम है इसको पहुंचाया जाए। कोई भी चीज कंप्लेंट आए उसको एफआईआर रजिस्ट्रेशन करना है तो ऑनलाइन रजिस्टर कर दिया जाए, ताकि क्या हो, कहीं भी एक्सेस हो जाए। तो ये 2016 से पहले बड़ी मुश्किल थी। इसीलिए जब भी आप देखेंगे किसी भी स्टेट के पुलिस की वेबसाइट देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन देगा, एक रिकॉर्ड बिफोर 2015 और रिकॉर्ड आफ्टर 2015। तो ये जब क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर सिस्टमेटिक बन गया, तो 2015 के बाद से इन्होंने सिस्टमेटिक कर दिया। और कोशिश ये भी किया कि जो पहले के एफआईआर हुए हैं, 2015 से पहले जो एफआईआर हुए हैं, उनको भी कुछ हद तक हम क्या करें, अपलोड करें। कुछ स्टेट कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, बट चलो जो हो गया सो हो गया, आगे तो सही हो जाए। इसीलिए दो वहां पे दो खांचा देखना, दिल्ली पुलिस का वेबसाइट देखना, या देखोगे क्या, अभी मैं दिखा दूं आपको, थोड़ा सा तसल्ली और हो जाएगा। ये दिखा देते हैं आपको, दिल्ली पुलिस एफआईआर व्यू। यहीं मिल जाएगा कहीं, देखो यहाँ है फ्रॉम 2000, फ्रॉम इतना से इतना लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, यस सर। फ्रॉम इतना, और इसके बाद लिखा है बिफोर इतना, दो कॉलम दिया है ना। अब दिल्ली में तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने आपको दिखा दिया, जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। बाकी अलग अलग स्टेट में देख लेना, वो लोग यदि अच्छा काम किए होंगे तो पूरा एफआईआर को अपलोड कर दिए होंगे, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ दो खांचा आपको मैंने दिखा दिया ताकि आपको क्या हो जाए, तसल्ली हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक दूसरे एडवोकेट साहब आए, ये भी कुछ आर्गुमेंट कर रहे हैं। ये शुरुआती केसेस हैं, इसलिए मैं कुछ केसेस को ऐसे डिटेल्ड में आर्गुमेंट वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये काम आपका है, ये आप ही का काम। इस पढ़ाई से, इस तरीके के पढ़ाई से मैं ये भी शो करना चाहता हूं आपको कि देखिए एडवोकेट की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है देश में। यदि आप ये सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज ये डिसीजन दे दिया, कल वो डिसीजन दे दिया, हाई कोर्ट ये दे दिया, अकेले नहीं पॉसिबल है, अकेले पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर पाएंगे वो। जब तक वकील नहीं रहेगा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वकील का होना किसी भी केस में बहुत जरूरी है। इसीलिए चाहे वो अजमल कसाब हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे कोई और हो, वकील उसको देना जरूरी है ताकि कोई डिसीजन दे पाए, ताकि कोर्ट को डिसीजन दे पाए। नहीं तो फिर ऐसा ही रहता रहेगा, केस लटका रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई लॉजिकल एंड पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, आर्गुमेंट्स हो ही नहीं पाएंगे। ये आपकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट
टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कोर्ट टू सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जहां पे उसकी बात की गई। तो दूसरे एडवोकेट साहब है सौरभ तिवारी, क्या कर रहे हैं? लर्नेड कौंसल, फिर से देखो लर्नेड वर्ड यूज हुआ। Learned counsel appearing for the state of Uttarakhand has submitted that the first information report in respect of certain offences which are registered like sexual offences and offences registered under the protection of children from sexual offences under POCSO Act may be difficult to be put on the website। जब ये पहले वाले वकील साहब ये कर रहे थे कि आप अपलोड कर दो ना, CCTNS लगा दो, सारी चीजों को क्या कर दो, अपलोड कर दो। ये देखो इनका सबमिशन यहाँ होगा, ऊपर ऊपर देखो, है ना, क्रिमिनल इमोशनल लिबर्टी ही वुड कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट लिबर्टी। अपलोडेड वाला कहीं होगा ना यहाँ पे, यहाँ पे देखो, वेबसाइट ऑफ द पुलिस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इट इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। इतना लंदन काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर हैज आफ्टर registration of the first information report if it is uploaded on the website, ऑफिशियल वेबसाइट। बोलने तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वहीं दूसरे वकील साहब बैठे होंगे पीछे, वो सुन रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उसके बाद अपना पॉइंट रखे, जी ऐसा है, बात तो सही है, टू सम एक्सटेंट आई एम एग्री विद द लर्नेड काउंसिल who has put for these arguments, but at the same time I must differ to some extent because in the cases of POCSO और द सेंसिटिव केसेस, जहां पे उसकी प्रिवेसी की बात होगी, जहां पे उसका हो सकता है डिफेमेशन हो जाए, औरतों की बात होगी, बच्चों की बात होगी, ऐसे केसेस में वो ड्रॉ करना चाहते हैं कोर्ट के अटेंशन को कि इट मे बी मिसयूज हो सकता है। तो कोर्ट को कौन रास्ता दिखा रहा है? दो एडवोकेट के बारे में आपको बताया ना इस केस में, ऐसा ही हर एक केस में पता नहीं कितने एडवोकेट्स होते हैं ऐसे केसेस में जो इंपॉर्टेंट इन नेचर होता है। कौन रास्ता दिखा रहा है? दिया कौन दिखा रहा है? एडवोकेट। क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, पहले वाले वकील साहब जो बोले गड़बड़ है, थोड़ा सा ध्यान रखना, वो जज साहब इसमें ना पॉक्सो वाले केसेस को छोड़ देना, बच्चों की बात है। और क्या होगा, वो यदि रजिस्टर होगा और यदि आप अपलोड कर दोगे तो बच्चों का क्या है कि वो पूरा पूरा समाज में फैल जाएगा, फिर बच्चे बड़े होंगे, उनके ऊपर साइकोलॉजिकली गलत प्रभाव पड़ेगा, उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है, उनका भी ध्यान रखना है। ये कोर्ट है, सबका ध्यान रखता है। कैसे रखेगा? जब ऐसे हमारे और आपके जैसे वकील साहब आर्गुमेंट करेंगे, तब जज के दिमाग में अपने आप थोड़ी आ जाएगा यार, कुछ बातें आ भी सकती, कुछ नहीं भी आ सकती। ये हमारा काम है, इसीलिए 370 का भी हो रहा है डिस्कशन, कितने सारे एडवोकेट आर्गुमेंट कर रहे हैं, ताकि कोर्ट एक एक कंक्लूजन पे, लॉजिकल एंड पे पहुंच सके। फिर तीसरे वकील साहब आ गए, मिस्टर रंजन सो, चौथे, पांचवें, लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द स्टेट ऑफ मेघालय, मिजोरम, सिक्किम। अरे क्रॉस द कंट्री सारे एडवोकेट्स आए हुए हैं स्टेट के तरफ से। क्या बोल रहे हैं? रिस्पेक्टिवली हैव सबमिटेड दैट इंसर्जेंसी वुड बी सेंसिटिव मैटर एंड दैट अपार्ट इट मे नॉट बी पॉसिबल ऑन द पार्ट ऑफ and it may not be possible on the part of the said states to upload the first information report within 24। इन्होंने कहा जी मैं तो मेघालय से हूं, मिजोरम से हूं, सिक्किम से हूं, यहाँ पे इंसर्जेंसी का बहुत प्रॉब्लम है। इंसर्जेंसी वाले सेंसिटिव मैटर्स को यदि हम अपलोड कर दें तो अपोजिट पार्टी जो कर रहा है, इस तरीके से इंसर्जेंसी करा रहा है, वो देख लेगा, उसको मौका मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत स्थिति खराब है, आफ्सपा लगा हुआ है, आर्म फोर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये सब लगा हुआ है, तो ऐसे में कैसे करेंगे? तो हमारे स्टेट को साहब दिक्कत होगा, हमें छोड़ देना। मतलब 24 घंटे वाली जो बात जो पहले वाले वकील साहब बोले, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दो या फिर उस पर कोई और काम कर लो, हमारे को प्रॉब्लम इनका है, इनका अपना जेन्युइन कंसर्न है। फिर सो एंड सो लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा हैज सबमिटेड दैट whether a matter is sensitive or not, the court may say that no reason should be given because the allegations of the FIR shall speak for itself। फिर बोला एक वकील साहब ने कि सर ये भी तो बात है, कौन सा मैटर सेंसिटिव है, कौन सा नहीं है, कैसे डिसाइड करोगे फिर? और यही डिसाइड करते रहोगे तो 24 घंटे वहां बोल रहे हो FIR भी दर्ज करना है, अपलोड भी करना है, कैसे हो पाएगा? ये सबको भी आप संज्ञान में लीजिए। हैविंग हर्ड, अब ये सारे वकील साहब को सुन लिया गया, जैसा आप सुन रहे थे आराम से, और कहते हैं कि अब देखो डिसीजन कैसे लिखते हैं, कैसे डिसीजन दिया जाता है, ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, जजमेंट राइटिंग किया जाता है, कल को जज बन जाओगे, अरे यही सब तो लिखना है, पढ़े रहोगे तभी तो लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। क्या लिखते हैं पैराग्राफ 11 में?
Having heard the learned counsel for the parties, we think it appropriate to record the requisite conclusions and thereafter proceed to issue the directions. और उसके बाद अब यहां से क्या हुआ, इससे पहले जो थे सबमिशंस थे, अलग अलग काउंसिल के सबमिशंस थे, ये लॉ नहीं है। सबमिशंस कुछ भी हो सकता है, बट उसके बाद हर एक केस में एक स्टेज आता है जहां पे जज साहब बोलते हैं कि हैविंग हर्ड द लर्नड काउंसिल्स फॉर द पिटिशनर और द पार्टीज इन दिस केस, नाउ वी आर होल्डिंग दिस, नाउ दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन, मींस these are the observation of the court, that is binding, that is binding। ऊपर जो अलग अलग आर्गुमेंट्स में हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है जज साहब उसको कंसिडर करें ना करें, वी एज ए काउंसिल क्या करते हैं, हम अपनी बात को रखते हैं, वो माने ना माने जज साहब पे निर्भर है, लेकिन हम रखते हैं। तो ऊपर का क्या है, एक स्टेज हर एक केस में आएगा जहां पे क्या होगा, जहां पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, किसके ऊपर वाले सब सबमिशंस हैं और उसके बाद कंक्लूजन्स हैं। उसके बाद जज साहब ने कुछ कहा है, क्या कहा है, ऑब्जर्व किया है, क्या कहा है जी, जरा देख लेते हैं। कहा है 11.1, having heard the learned counsel for the parties, we think it appropriate to record the requisite conclusions and thereafter proceed to issue the direction। क्या है डायरेक्शन, an accused is entitled to get a copy of the first information report at an earlier stage than as prescribed under section 207 of the CR। जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने पहले वाले वकील साहब का जो आर्गुमेंट था उसी को यहां डाल दिया एक्जेक्टली सेम, और उन्होंने माना कि जो स्टेज है जहां पे एक्यूज को कॉपी ऑफ द इंटायर फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट दिया जाता है, काफी बाद में दिया जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन दिया जाता है, लेकिन एक्यूज हैज दिस राइट as per the several provisions, several case laws which was highlighted by the learned counsel and the article 21 of the constitution, कि हाँ उसको पहले मिले, वही चीज यहाँ पे इन्होंने लिखा, having heard the learned counsel parties, we think it appropriate, यहाँ पे है the accused is entitled to get a copy of the first information report at an earlier stage than as prescribed under section 207। ये कोर्ट अब ऑब्जर्वेशन है, अब ये लॉ बन गया, अब यदि आप इसको दिखाएंगे किसी भी लोअर कोर्ट में, दैट इज बाइंडिंग ऑन देम। फिर क्या कहता है कि an accused who has reasons to suspect that he has been roped in a criminal case and his name may be finding place in the first information report can submit an application through its representative agent Perokar for grant of a certified copy before the police officer concerned or to the superintendent of police on payment of such fee which is payable for obtaining such a copy from the court. On such application being made, the copy shall be supplied within 24 hours। क्या है, these are directions given by the apex court to the police officer। यदि FIR हुआ है और कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है और ये एप्लीकेशन लगाता है, यहां भी एक क्वेश्चन है, यहां भी एक क्वेश्चन है कि जिसके अगेंस्ट FIR हुई है, यदि दैट पर्सन अप्रोचेस टू द पुलिस स्टेशन, ऑब्वियसली द पुलिस विल अरेस्ट हिम एंड विल पुट बिहाइंड द बार्स। इसीलिए क्या किया, इसीलिए क्या किया, क्या लिखा यहाँ पे क्या लिखा, चलो पढ़ लेते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव एजेंट और पैरोकार। इट मींस व्हाट, कोर्ट को ये समझ है कि यदि उसको भेज देंगे, यदि हम ये लिख देंगे कि जिसके अगेंस्ट हुआ है वो जाके ले ले, तो दिस वुड बी अगेन अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, क्योंकि वो जाएगा और उसको उठा के जेल में डाल देगा, है ना। तो इसलिए क्या लिखा कि तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, जुगाड़ कर रहे हैं, थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव, एडवोकेट साहब आ गए, कोई एजेंट है, कोई घर वाला है, कोई पैरोकार, मतलब घर वाला जो पैरवी कर रहा हो उसको, वो मांग दिया, तो क्या होगा, पुलिस को देना पड़ेगा। फी जो लगता है, आपका जो पैसा लगता है, सर्टिफाइड कॉपी जो हम लोग कोर्ट से निकालते हैं, उसमें जो फी अप्लीकेबल होता है वो पैसा आपको देगा, आप जो है कॉपी कर। लेकिन ये जो जो डायरेक्शन है वो यूज में नहीं है। इसलिए यूज में नहीं है क्योंकि पुलिस वाले हैं, उनको समझ में नहीं आता लॉ,
टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम सॉरी उनके लिए जो शायद उनके घर से कोई पुलिस में हो, या खुद ही पुलिस वाले यहाँ देख रहे हो वीडियो, या आगे देखेंगे, वो लॉ को अप्रिसिएट नहीं कर पाते फॉर वेरियस रीजंस। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे कर रहा हूँ, इक्का दुक्का यदि एक्सेप्शन है तो उनको छोड़ दीजिए। और ऐसा नहीं कि मैं एसआई और एसएचओ की बात कर रहा हूँ, नो, ऐसा भी नहीं है। मैं आईपीएस ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े बड़े दिग्गज जो बड़े ऊंचे पद पे बैठे हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। अभी मैं एग्जांपल भी देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। अभी जो हथरस वाला जो हुआ था ना, रेप वाला, रेप हुआ था ना हथरस में, याद है यस आपको? सर। कुछ साल यस पहले, सर। 2-3 साल हुआ होगा, में भी देख लीजिएगा आप, है ना? तो जब रेप हुआ था तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी है भाई, उससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं होता है। क्या कहा कि रेप नहीं हुआ है, तो हमारे जैसे वकील साहब पूछ दिए कि जी क्यों नहीं हुआ, कैसे? वो मीडिया पे आके बोले नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पे या उसके कपड़े पे जो एफएसएल में गया है, कोई भी सीमेंट का कोई भी धब्बा या कुछ कुछ भी नहीं था। तो मतलब रेप होने के लिए ये जरूरी है कि आपके कपड़े में और आपके बॉडी पार्ट्स पे सीमेंट का सैंपल मिले? कोर्ट ने इनको इतना लताड़ा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इस बात पे पूरे प्रोसीडिंग में माथा नीचे करके ऐसे खड़े रहे बेवकूफ की तरह। ये कोई एसआई नहीं है, ये कोई इंस्पेक्टर नहीं है, ये बहुत हाई लेवल के आईपीएस ऑफिसर हैं जो डीजीपी रैंक पे विराजमान। आप देखिएगा एक बार, सर जो मैं बोल रहा हूँ वो सर्च भी कर लीजिएगा ताकि आपको ये लगे कि ऑथेंटिक बात हो रही है, देख लीजिएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, उनको समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या दिक्कत है, इनका अलग ही सिस्टम है। खैर छोड़िए इनको, हमें तो लॉ से अपना काम है। तो इसीलिए उनको नहीं भेजा, क्या कर दिया, ये रिप्रेजेंटेटिव एजेंट की बात किया। और ये जो है प्रैक्टिकली प्रिविलेंट नहीं है। आप लगाएंगे भी एप्लीकेशन, आपको पकड़ के बिठा लेगा वो, बोलेगा उसको बुलाओ नहीं तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। लॉ से काम ही नहीं करते, इनका कंडीशनिंग ही ऐसा है। अभी भी दिमाग वैसे ही पुलिस स्टेट वाला है। तो एक को बचाने गए, पता लगा फूफा जी और मामा जी बैठे हुए हैं थाने में। तो ये जो है ना, ये डायरेक्शन होने के बावजूद भी क्या है, ये प्रैक्टिस में नहीं है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। डायरेक्शन है जरूर, एग्जाम में आएगा तो लिखना जरूर है, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं। क्यों नहीं है उसके पीछे रीजन बता दिया। Once the first information report is forwarded by the police station to the magistrate concerned or any special judge on the application being filed for certified copy on behalf of the accused, the same shall be given by the court concerned within 2 working days. The aforesaid direction has nothing to do with the statutory mandate inhered under section 207। यहाँ पे अगले पैराग्राफ में कहा कि चलो पुलिस वाला तो गड़बड़ कर भी सकता है, अब कहा कि कोर्ट कोर्ट से ले सकते हैं आप। कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए, 2 वर्किंग डे में आपको ये मिल जाएगा। और ये किसी भी तरीके से 207 ऑफ द सीआरपीसी जो फिर से कहता है कि द इंटायर चार्जशीट एट अ लेटर स्टेज शैल बी गिवन टू द एक्यूज, दिस इज राइट ऑफ द एक्यूज। बोला कि ये जो ऑर्डर है, ये जो मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इससे उसका कोई लेन देन नहीं है। वो एज इट इज जैसा है वैसा होगा। 207 के कंप्लायंस में आप देते रहना चार्जशीट का कॉपी, इंटायर कॉपी ऑफ द चार्जशीट टू द एक्यूज। But accused has this right to get at least a copy of the FIR at the prior stage than the submission of the charge sheet। यहां से ये चीज क्लियर हो गया। पहले पुलिस को बोला और फिर कोर्ट को बोल दिया कि कोर्ट भी 2 वर्किंग डे के अंदर क्या करेगा, देगा। और कोर्ट जब एप्लीकेशन लगाए तो कोर्ट ये ना बोले कि 207 वाला जब स्टेज आएगा देन यू विल गेट द इंटायर कॉपी, सो व्हाई यू आर पुटिंग दिस एप्लीकेशन नाउ, देन यू मस्ट शो दिस टू द जज कि जज साहब शायद नहीं पढ़ा हो, या नहीं पढ़े हैं, या पढ़े भी हो तो दिमाग से निकल गया हो। लेट मी रिमाइंड वन पैराग्राफ ऑफ दिस लैंडमार्क जजमेंट ऑफ यूथ बार एसोसिएशन। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं। मैं तो नहीं गया था, मैं किसी जूनियर को भेजा था ऐसे ही केस में कि एफआईआर हुआ था और कॉपी हमें चाहिए था, एंटिसिपेटरी बेल लगाना था, रोहिणी कोर्ट की बात। तो मैंने एक जूनियर को बोला कि ऐसा करो कि जा करके आप जो है एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिख दो। मैं किसी दूसरे कोर्ट में था तो मैंने कहा कि
वो मैंने भेजा पहले कि जाके बोलो नायब कोर्ट को दे देगा एक कॉपी। वो बोला नहीं देंगे। बोला ठीक कोई बात नहीं, एप्लीकेशन लगा दो। बोला ठीक है सर, वो लैपटॉप तो है ना, बोले हाथ से लिख दो कि जो है हमको एक कॉपी दिया जाए। अब जूनियर है तो थोड़ा गलती तो करेगा। आप लोग यही गलती ना करो, ये पढ़ा दिया तो अब गलती नहीं करोगे। फिर क्या हुआ कि वो एप्लीकेशन लगा दिया। एप्लीकेशन लगा दिया तो जज साहब जो है उससे पूछ दिए कि ऐसा एप्लीकेशन कैसे, नए नए जज होते हैं उनको भी नहीं पता होता, दिक्कत हुई है। बोलते जी ऐसा एप्लीकेशन कौन से प्रोविजन में दे, कहाँ पे लिखा हुआ बताओ। अब उसको प्रोविजन ही नहीं पता, कौन सा प्रोविजन में बोले, नहीं पता। फिर जो है पूछा कि सर ऐसा ऐसा बात है, बोले कि बोलो कि जजमेंट है। वो दोबारा जाओ उसको मेंशन करो, बोलो जज साहब को जजमेंट है इस पे, लैंडमार्क जजमेंट है। तो बोला जाकर के लैंडमार्क जजमेंट। तो फिर मैडम बोले कौन सा जजमेंट है, मुझे नहीं पता है। अगले दिन फिर हम बोले सर, फिर वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे, बोले ठीक है आ जाओ कोई बात। अगले दिन मेरा मैटर था रोनी कोर्ट में। तो अब जो है एप्लीकेशन ढंग से लिख करके और उसी में एक एनेक्शर लगा दिया इसी जजमेंट का, इन कंप्लायंस ऑफ एप्लीकेशन टू गिव अ कॉपी ऑफ द एफआईआर इन कंप्लायंस ऑफ यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और उसी में कुछ पैराग्राफ्स को मेंशन कर, एक शब्द मुझे बोलना नहीं पड़ा। जैसा आप एप्लीकेशन देखा दूसरा पेज उल्टा है और यही सब पैराग्राफ को आप उसको हेल्ड दैट मेंशन कर दीजिए। ठीक, कुछ भी बोलना ही नहीं पड़ा। नायब कोर्ट को बोला कि वकील साहब को एक एफआईआर कॉपी दीजिए जल्दी से। बोला कल तक आएगा, बोला अभी दो, अभी ला के दो पुलिस स्टेशन से। तरीका, तरीका प्रेजेंटेशन का, काम करने का, देख करके एप्लीकेशन लग जाता है कि हाँ कोई पढ़ा लिखा आदमी आया है, बेवकूफ ज्यादा नहीं बना सकते, दे दो। तरीका यही सीखना है, इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं। जूनियर को बोले कि मैं गया तो ये कैसे दे दी, तुम्हें क्यों नहीं दिया। तो बोला सर मैंने बोला था मैडम को कि जजमेंट है। तो भाई जजमेंट है तो दिखाओ ना यार, लेके जाओ, पढ़ोगे तभी तो लेके जाओगे। तो ये चीज आपको सीखना है, ये गलती आप ना करो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कहता है 11.4 में द कॉपीज ऑफ द एफआईआर अनलेस द ऑफेंस इज सेंसिटिव इन नेचर लाइक सेक्सुअल ऑफेंस, ऑफेंस पर्टेनिंग टू इंसर्जेंसी, वकील साहब का आर्गुमेंट देखो आ गया, टेररिज्म and of that category, offenses under POCSO Act and such other offenses should be uploaded on the police website. And if there is no such website on the official website of the state government within 24 hours of the registration of the first information report, so that the accused or any person connected with the same can download the FIR and file appropriate application before the court as per law for redressal of his grievance. It may be clarified here that in case there is connectivity problem due to geographical location or there is some other unavoidable difficulty, the time can be extended up to 48 hours. The said 48 hours can be extended maximum to 72 hours and it is only relatable to the connectivity problems due to geographical location. कहाँ कहीं पे इंटरनेट नहीं है, कहीं पे परेशानी है, तो ऐसे सिचुएशंस में 48 आवर्स। और दिक्कत आ गया, कनेक्टिविटी इशू हो गया, नहीं है इंटरनेट, 72 आवर्स उसके बाद नहीं। मतलब 72 आवर्स लास्ट रिसोर्ट है और इसी के बीच आपको अपलोड करना है। यदि इंटरनेट आपका 24 घंटे में नहीं काम किया तो 48 घंटे में सही करा लीजिए, वो भी नहीं सही हुआ तो 72 घंटे में सही करा लीजिए। उसके बाद एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि मेरा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, मेरा इंटरनेट नहीं है। आप स्टेट हो, यू आर अ स्टेट, आपकी ड्यूटी है ये करना, योर ड्यूटी बाउंड टू ये चीज। द डिसीजन नॉट टू अपलोड द कॉपी ऑफ द एफआईआर ऑन द वेबसाइट, आप ऐसे भी अभी ऊपर लिखा ना कि ये सब टेररिज्म ये वो पॉक्सो ये सारा, ऐसे केसेस नहीं होंगे अपलोड। तो कहीं ना कहीं किसी ने किसी को तो देगा ना ये डिसाइड करने के लिए कि भाई कौन सा सेंसिटिव है कौन सा नहीं है। तो बोला कि द डिसीजन नॉट टू अपलोड द कॉपी ऑफ द एफआईआर ऑन द वेबसाइट शैल नॉट बी टेकन बाय एन ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बोला ये एसआई और एसएचओ ये सब डिसाइड ना करे, ये कोई सीनियर ऑफिसर करे कि कौन सा एफआईआर सेंसिटिव है कौन सा नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे क्या कहा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे के अधिकारी इसको डिसाइड नहीं करेंगे कि अपलोड करना है या नहीं करना।
और यदि नहीं करना है तो साइन किसका होगा? डीएसपी का। वो रीजन लिखेंगे कि क्यों नहीं करना है। नॉर्मली जो पोक्सो है, लड़कियों के अगेंस्ट मामलात हैं, उसको सेंसिटिव माना जाता है और नहीं अपलोड किया जाता है। ठीक है, ये चीज जो है, इन केस द स्टेट वेयर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल है वहां डीएम करेगा डिसाइड, नहीं है तो फिर पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी। ये किया। द वर्ड सेंसिटिव अपार्ट फ्रॉम अदर एस्पेक्ट व्हिच मे बी thought of being sensitive by the competent authority as stated herein before would also include concept of privacy, regard being had to the nature of the FIR. The example given with the regard to the sensitive cases are absolutely illustrative and are not exhaustive. तो ऊपर जो दो चार इंसर्जेंसी की बात की गई है, पोक्सो की बात की गई है, और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे बताई गई है कि ये सेंसिटिव हो सकते हैं, बोला कि इसका लिस्ट और बढ़ सकता है। तो देखा जाएगा कि कोई प्राइवेट वाली चीज तो नहीं है। जो फैमिली मैटर्स हैं हो सकता है वो ना अपलोड हो, क्योंकि फिर दूसरे आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको एक मौका मिल जाता है, वो भी आप डाउनलोड करके फिर खिल्ली उड़ाएंगे। तो ये सारा चीज को ध्यान में रखा जाता है। और नॉर्मली जो नॉर्मल कोर्स में जो एफआईआर है, दैट एफआईआर मस्ट बी अपलोडेड। फिर कहता है कि इफ एन एफआईआर इज नॉट अपलोडेड, नीडलेस टू से, इट शैल नॉट इन योर पर से a ground to obtain the benefit under section 438 CRPC. 438 of CRPC talks about the anticipatory bail application. बोला है कि सिर्फ इस रीजन से कि एफआईआर अपलोड नहीं हुआ है, आप एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने का ये रीजन नहीं है। मतलब यदि नहीं हुआ है तो एज पर दो आप रिकॉर्ड्स लीजिए, आप कोर्ट से ले लीजिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कि एफआईआर अपलोड नहीं हुआ है आपको इसीलिए सिर्फ एंटीसिपेटरी बेल दे दिया जाए, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, दिस इज टू मच। You have other ways. You give an application to the police, or you can give an application to the court to provide a copy of the FIR. You get it from there and then you file your anticipatory bail. ऐसा नहीं कि वो नहीं अपलोड किया तो अपने आप एंटीसिपेटरी हो जाएगा, नो इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है। In case a copy of the FIR is not provided on the ground of sensitive nature of the case, the person aggrieved by the said action, after disclosing his identity, can submit a representation to the superintendent of police or any person holding the equivalent post in the state. The superintendent of police shall constitute a committee of 3 officers which shall deal with the said grievance. As far as metropolitan cities are concerned, where the commissioner is there, if a representation is submitted to the commissioner of the police, he shall constitute a committee of 3 officers. The committee so constituted shall deal with the grievance within 3 days from the date of the receipt of the representation and communicate it to the aggrieved person. और यदि आप मानते हैं कि ये सेंसिटिव मैटर है, तो यदि उसके बाद भी वो एप्लीकेशन लगाया है तो ऐसे मामलात में आप एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी उस पर जांच बिठाएगी, देखेगी क्या इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है क्या नहीं दिया जा सकता है, और जो आपको जो है 3 दिन के अंदर विद इन 3 डेज क्या होगा, विद इन 3 डेज आपको इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट है आपके लिए, जो आपको हर्डल ना हो आपके लीगल राइट्स को अवेल करने में, वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा उन ऑफिसर्स के द्वारा। The competent authority referred to the herein before shall constitute the committee. ये सब तो छोड़ दो। The cases wherein the decisions are being taken taken not to give copies of the FIR, regard being had to the sensitive nature of the case, it will be open to the accused, his authority, representative procurer to file an application for grant of the certified copy before the court to which the FIR has been sent, and the same shall be provided in quite promptitude by the court, जल्दीबाजी में, concerned not beyond 3 days from submission of the। ऐसे केसेस में जब नहीं दे रहा पुलिस वाला तो फिर से कहा कि तुम कोर्ट के पास जाओ और बोलो कि हमें सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, जो एफआईआर हुआ उसका सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, कोर्ट आपको एग्री अलाउ करेगी, हाँ ठीक है सर्टिफाइड कॉपी में साइन कर देंगे, सर्टिफाइड कॉपी आप निकाल लीजिए। ऐसा ऑप्शन दिया गया है। The direction for uploading the FIR on website all states shall be given effect from 15/11/2016. Let a copy of the order be sent to all the home secretaries and the director general of police of the states concerned. The writ petition is accordingly disposed of. इस तरीके से हमने क्या किया, एक एक लाइन आपको क्या किया, पढ़वा दिया, ताकि क्या हो,
आपको डिफिकल्टी ना हो और केस आपके जो वहां पे ऐसे याद हो। जब आप पूरा केस पढ़ते हैं तो सिर्फ केस का ही नाम नहीं, आपको जज का भी नाम याद हो जाता है। और यदि आप अपने आंसर शीट में यदि लिख दिए ना, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2016 डिसाइडेड बाय ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा एंड सी नगप्पन, 1-2 माह एक्स्ट्रा, उसको पता लग जाएगा ग्रिप है लॉ पे इसका। इंटरेस्ट है तभी जज का नाम याद कर ले रहा है, जज का नाम इसको याद कुछ नहीं करना। जब आप इंटरेस्टेड होके पढ़ेंगे तो आपको सब पता रहेगा कि कौन सा जज इसको डिसाइड किया। और इस तरीके से आपका जो दूसरा केस है ये हम कंप्लीट कर दिए हैं। अगले क्लास में हम स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस शरत चंद्र साहू का केस पढ़ेंगे। ये क्या है नहीं है आप पढ़ के आइएगा, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं और मैं अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, कितना देर हो गया साहब, कितना देर हो गया ये? 1 घंटा 30 मिनट। समझ में आया कुछ या बोर हुए? बोरिंग तो नहीं फील हो रही है? समझ में आया सर, बोर नहीं हुए कोई सर। बोरिंग फील होता है किसी को? सर हाँ जी। आप एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले थे कि 3-4 महीने हो गए ना, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद भी 3-4 महीने के बाद भी उन्होंने चार्जशीट फाइल नहीं किया कोर्ट में। तो आप बोले कि वो एप्लीकेशन आप बताने वाले थे। सब बता देंगे धीरे धीरे, एक ही दिन में नहीं बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन सब बता देंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, जो सर पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको कर लेते हैं, बाकी हम मिसलेनियस कर देंगे। हाँ बताइए। सर एफआईआर होता होगा तो सारा एफआईआर फिर डीएसपी के पास रेफर होता होगा, ये क्यों? डिसाइड करने के लिए कि कौन सा सेंसिटिव है या नहीं। नहीं नहीं नहीं, मोटा मोटी आपको पता है ना कि जो जो फैमिली डिस्प्यूट्स वाले हैं या फिर जो इंसर्जेंसीज मामलात हैं, जो बच्चों के मामलात हैं, वो ही सब फॉरवर्ड होता है और बाकी सारे अपलोड हो जाते हैं अपने आप। वो ओके। डीएसपी क्या किया है ना, ऊपर ऊपर जो जैसे ये तो जजमेंट पास कर दिया कोर्ट, अब ये कोर्ट किसको भेजा? बोला ना कि डीजीपी को भेजो, सेक्रेटरीज को भेजो। अब वो एक लॉ बना दिए, वो एक गाइडलाइन पास कर दी अपने ऑफिसर्स को कि ये सब मामलात में थोड़ा देख लेना, रेफर कर लेना, कमेटी बनाने की जरूरत है, बाकी सारे में अपलोड करो। हर काम कोर्ट थोड़ी करेगा यार। क्यों डीजीपी को बुलाया, क्यों बुलाया सेक्रेटरी को कि तुम करो बाकी का काम? तुम हो किस लिए, पैसा क्यों लेते हो? वो करो तुम अपना डिसाइड किसको करना नहीं करना। नहीं करोगे, एग्रीव्ड होगा तो कोर्ट में आएगा, और आएगा तो कंटेम्प्ट लगेगा, तो फिर देखना। तो उसी हिसाब से वो अपना काम करते हैं। समझ के बात को? यस सर। और कुछ समझ में आया? केस पूरा समझ में आ गया या नहीं आया? तो प्रैक्टिकली कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर दर्ज ही नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे बिठा देते हैं अंदर, और वो 2-2 3-3 दिन बिठा के रखते हैं और फिर एफआईआर दर्ज करते हैं। अगर वकील जाते हैं मगजमारी करते हैं उनके साथ, तो फिर एफआईआर तुरंत दर्ज कर देते हैं। हम्म। एक एक केस मैं बताऊंगा, मेरा एक क्लाइंट था, एग्जैक्टली सेम चीज हुआ है। मैं अगले क्लास में इसको कवर करूंगा। ये जो साहब क्वेश्चन बोल रहे हैं बिल्कुल लेजिटिमेट क्वेश्चन है, बिल्कुल इज वेरी राइट। प्रैक्टिकल सिनेरियो बहुत अलग होता है। और कई बार बोल देते हैं जी एफआईआर हो गया और कुछ हुआ नहीं, इन्वेस्टिगेशन शुरू। अरे इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू कर देंगे अनलेस यू यू रजिस्टर एन एफआईआर। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता है। मैं अगले क्लास में मैं जो है एक केस बताऊंगा, मेरे साथ ही हुआ है, और मैंने खुद एंटिसिपेटरी बिल फाइल किया है। और उसमें मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, वो केस का नाम है, आपको नहीं मिलेगा, मैं ऑर्डर सीट निकालूंगा उसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख लिया हूँ। ठीक है, और मैं इसको अगले क्लास में बताऊंगा इनके क्वेश्चन को। सही सर बात है। हाँ। सर ड्राफ्टिंग का न्यू बैच आने वाला है सर। पुराना ड्राफ्टिंग? वाला ही खरीदना पड़ेगा। क्या? न्यू बैच ला रहे हैं सर आप? क्या ड्राफ्टिंग का न्यू बैच आने वाला है या पुराना ही खरीदना पड़ेगा जो है प्री साहब, रिकॉर्डेड? इतना टाइम नहीं है कि मैं न्यू बैच लाता रहूं। मैं इसलिए कर रहा हूँ ये सब कोर्स कि जो भी बच्चे आ जाएं जिनको कुछ फायदा हो जाए। बाकी इतना समय नहीं है मुझे पढ़ाने का कि न्यू कोर्स लाता एक बार रहूं। सर, नहीं है सर एक पॉसिबल। बार और सर ला दीजिएगा नहीं, सर, एक बार पॉसिबल और। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपको करना है उसी में ज्वाइन कीजिए, वो कंटिन्यू चल रहा है। जो वीडियोज हैं यही वीडियोज अपलोड हो जाते हैं। ऐसे एक भी लेक्चर नहीं होंगे जो समझ में नहीं आएगा आपको, इसकी गारंटी मेरी है।
यस सर, मैंने अभी 15 ठीक है। दिन पहले ज्वाइन किया, सब हाँ, समझ में आया सर। एक भी ऐसा लेक्चर नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है। और यदि आ गया तो लाइव तो चल ही रहा, आगे चलता रहेगा। जो प्रैक्टिकल हम सीखेंगे आपको सिखाएंगे, आगे चल रहा है, वो कोर्स खत्म नहीं हुआ है, वो तो चल ही रहा है लाइव। इसमें तो बहुत सारे ऐसे हैं जो ड्राफ्टिंग वाले भी हैं यहाँ पे, वो हाँ कोर्स सर, चल मैं रहा हूँ। है ना। सर वो यस चलता रहेगा। सर। आप बोलोगे मैं दोबारा बैच करूं, भाई यही काम बच गया, थोड़ी ना बैच पे बैच निकालता रहूं, और भी काम है। मुझे मजा मजा आता है पढ़ाने में, इसलिए शाम में जब भी समय मिलता है मैं पढ़ा देता हूँ। अदरवाइज इतने समय में बहुत और भी चीजें हो सकती है, बट एनीवे ठीक है। तो यदि आपको सर एक प्रश्न है मेरा। हाँ यस प्लीज। आज मैंने आपका लेक्चर पूरा सुना, इसमें एक चीज नहीं समझ में आई मुझे कि जो अनलिटरेट पर्सन है जी उसको कैसे एफआईआर के बारे में पता चलेगा कि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है। वेरी वेल। और देख हाँ हाँ। और जो लिटरेट है वो तो वेबसाइट से निकाल लेगा अपना। हम्म। लेकिन जैसे गांव दराज के लोग रहने वाले हैं या कहीं आउट ऑफ स्टेट में है, जैसा आपने कहा, हम्म। मान लीजिए मैं यूपी में हूँ, कोई मेरे खिलाफ बिहार में एफआईआर दर्ज करवा दे, जी तो उस कंडीशन में सर क्या होगा? तो आपके पास आएंगे पूछने के लिए, वकील हैं किस लिए हम लोग। वो वकील साहब के पास जाके पूछेंगे, तभी तो इस जजमेंट में आपने देखा होगा कि उसको लिखा है कि रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, पैरोकार हो सकता है, उसका एजेंट हो सकता है। आप उनसे पता कीजिए, जो लॉ के जानकार हैं, उनको आपको आइडिया देंगे, कुछ ना कुछ फी लेंगे अपना। मेरा प्रश्न सर ये है कि वो इनोसेंट है, उसे कुछ पता ही नहीं। अच्छा, उसको कुछ पता ही नहीं है कि एफआईआर हुआ है नहीं हुआ है ना। जी। तो जी। उसका भी बिल्कुल सही है, ऐसा भी हो सकता है कि उसको पता ही नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि केरल में मेरे अगेंस्ट एफआईआर हो गया। बात सही है आपका। तो वैसे केसेस में जब भी कंप्लेंट जाता है तो क्या होता है, आपके कंप्लेंट पे किसी न किसी आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है पुलिस के द्वारा, एसएचओ के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद वो आईओ आपको इन्फॉर्म करता है, फोन करता है कि जी ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये है। अब अच्छा हुआ आप जब बात छेड़ दिए हैं, तो अभी मेरे पास आज का ही मामला है जिसमें कुछ मैसेज आए हैं आईओ की तरफ से। मैं चाहता हूं कि आपको दिखा दूं, ताकि आपको भी पता लग जाए कि इस तरीके से मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाता है कि जी ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, मुझे जस्ट 1 मिनट दे दें, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है ये, है ना। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या नाम है। यूपी, 1 मिनट दे दीजिए बस, मैं आपको अभी दिखा देता जी हूँ कि सर। कैसा होता है। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है ना। अब जो है मैं आपको शेयर करता हूँ। हाँ, स्क्रीन में दोबारा शेयर कर रहा हूँ, है ना, जी सर। ताकि आप लोग देख लीजिए। स्क्रीन विजिबल है अब, जी जी, एफआईआर नंबर जीरो है थ्री ना, ये आया वन है। टू जी। ये आपके मोबाइल पे आता है। देखो आज कब का है, 30/8 का। आज कितना तारीख है, 2 तारीख है, 2 दिन पहले की बात। ठीक है। ये मुझे क्लाइंट से आज भेजा गया। एफआईआर नंबर सो एंड सो अंडर सेक्शन सो एंड सो शाहीन बाग डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट हैज बीन रजिस्टर्ड। सुरेश चंद कॉन्टैक्ट नंबर दिस हैज बीन असाइन टू इन्वेस्टिगेट एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। एसएचओ साहब भेज रहे हैं इसको, कहाँ पे, आपके नंबर पे। ऐसे पता लग जाएगा आप। समझ में आ गया। सर मेरा मोबाइल सर, नंबर ही किसी को पता ना हो तो? तो फिर वो फोन करके आपको बताएगा, जो जो ये नंबर है ना, सुरेश चांद जो है आईओ,
ये आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सूचित करेगा, आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सूचित करेगा। जैसे मान के चलो केरल में कोई आईओ साहब है, मैं जी बिहार का रहने वाला हूँ, तो हमारा भी तो पुलिस स्टेशन होगा, तो इनका इंटरकनेक्टेड होता है। ये आपके पुलिस स्टेशन में सूचित करेंगे कि जी आपके एरिया में ये साहब को रहते हैं, इस गांव में, इस गांव में, इस गांव में, ये देखो ये एफआईआर दर्ज हुआ है। और गांव में भी आप पता नहीं, आप यदि गांव से तो पता होगा, गांव में भी चौकीदार होता है जो पुलिस स्टेशन में जाता है डेली रिपोर्ट करने के लिए। तो उस गांव के ये सर चौकीदार होता को है। होता है, वो बता देंगे एसएचओ साहब है भाई, अपने गांव वाले को देखना कौन है, जरा बुला के लाओ, देख लो क्या है, बता दो उसको क्या है। ऐसे करके होगा यदि नंबर भी नहीं है। हालांकि ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल नहीं है कि अब 2023 में नंबर नहीं है, मोबाइल नहीं है, सब लोग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चला रहे हैं। बट एनीवे आपके क्वेरी के लिए मैं ऐसा बता दिया कि आज भी चौकीदार वो ड्यूटी देते हैं थाना में जाकर के, उनके थ्रू आपको पता लग जाएगा ऐसे। ठीक है। और और नहीं। सर मैं कुछ हाँ हाँ बताइए। कुछ अलग हट करके पूछना चाहता था। हाँ बताइए। मैंने आज सर एक ग्रुप में भी डाला था। हाँ हाँ। जैसे एक केस है सीआरपीसी 156 के तहत जो है एफआईआर दर्ज हुआ। जी ठीक है। जी। मान लीजिए एक कोई ए और बी के बीच में डिस्प्यूट होता है और ए ने बी के विरुद्ध सीआरपीसी 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करता है। जी। और ए जो है वो सीआरपीसी 161 का बयान हम्म। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो डायरेक्ट सीआरपीसी 164 का बयान माननीय न्यायालय को दिया जाए। इसके लिए हम्म। क्या रेमेडी है? हर ये थोड़ा केस। अलग हट कर। ठीक है ठीक है। वैसे अप्रोप्रिएट स्टेज पे हम ये बात कर लेंगे। अप्रोप्रिएट स्टेज जी जब जी हम 161 और 164 पढ़ाएंगे ना इसी कोर्स में, ठीक है, वहां पे हम करेंगे ये बात। बट फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, क्या हर केस में 164 का बयान होता है क्या? हर केस में नहीं होता है। जब हम 164 बताएंगे तो इस पे आपको जजमेंट भी बताएंगे और प्रोविजंस के बारे में भी बात करेंगे। होल्ड डाउन कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। हर एक केस में नहीं होगा। आप देखेंगे जो 376 के मैटर हैं, 354 के मामलात हैं, लड़कियों के केसेस के अगेंस्ट वाला जो है, उसी में 164 कराया जाता है। और भी कुछ मैटर्स हो सकते हैं, बट हर एक केस में 164 का बयान, आप पूरा चार्जशीट उठा के देख लीजिए, 161 का तो होगा, 164 का नहीं होगा। जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं वहाँ पे नहीं जी होगा। जी। उसके पीछे भी रीजंस हैं। हम वहाँ पे जब 164 आपको पढ़ाएंगे, तब आपको पूरा डिटेल में, जिस तरीके से आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। जस्ट इट्स जी मैटर जी। ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू सर। और कोई सवाल है? सर एक प्रश्न छोटा सा है सर कि हाँ हाँ पूछिए। क्या सर क्या हमको पीपी के साथ, अभी मैं न्यू हूँ सर, अभी जस्ट एलएलबी पास आउट हुआ हूँ, तो क्या मेरे को पीपी के साथ में इंटर ज्वाइन करना चाहिए या फिर कोई प्राइवेट एडवोकेट के साथ में जो प्रैक्टिशनर है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर? देखिए, एक्सपीरियंस के लिए तो आप किसी के पास जा सकते हैं, चाहे वो पीपी साहब हों, चाहे वो जज साहब हों, या कोई इंडिपेंडेंट एडवोकेट्स हों। बट एक बात आप ध्यान से समझिएगा कि आप यदि एडवोकेसी करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट एडवोकेसी करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आप एक डिफेंस काउंसिल बनेंगे। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट एक्यूज्ड को आप बचाएंगे, एक्यूज्ड को एज पर लॉ बचाएंगे। टू बी मोर स्पेसिफिक, पीपी साहब का काम ये नहीं है। पीपी साहब का काम क्या होता है? पीपी साहब का काम होता है एक्यूज्ड को पनिश करवाना। तो आपके अप्रोच में सीधे डायमेट्रिकल अपोजिट वाला सीन आएगा। ये इधर काम करेंगे और आप इधर काम करें। हम लोग पीपी के साहब के आर्गुमेंट को काउंटर आर्गुमेंट करते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको आगे करना क्या है। यदि आप एक्सपीरियंस के लिए यदि आप करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे उनसे भी। लेकिन यदि आपको अप्रोच है आपका कोई इंडिपेंडेंट एडवोकेसी करना, डिफेंस काउंसिल बनना, तो मुझे लगता है कि किसी इंडिपेंडेंट एडवोकेट के पास यदि करेंगे तो आप उस तरीके से सोच पाएंगे, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। थैंक यू सर। ठीक है। और कुछ? एनीथिंग एल्स? समझ में आ गया सब कुछ? यस सर। यस सर सर। ये पुलिस को एफआईआर होने के बाद ये मैंडेटरी नहीं है ना कि वो एक्यूज को बताए कि आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है?
क्योंकि फिर उसको तो अरेस्ट का भी प्रेशर रहता है, बता देगा अगर ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो अरेस्ट में शायद उसको प्रॉब्लम हो, वो भागने लगे हम इस बात चक्कर में। करेंगे जब हम 41A ऑफ द सीआरपीसी की बात करेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि ऐसे ऑफेंसेस जहाँ पे पनिशमेंट उन ऑफेंसेस का अप टू 7 years है, तो एज पर द अरनेस्ट कुमार गाइडलाइंस ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको इन्फॉर्म करें। वो हम स्टेज बाय स्टेज सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, समय लगेगा बस, सबका समय आएगा। 41A जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बात करें, ठीक है। आप यदि जल्दीबाजी में है तो 41A खुद से जाकर के पढ़िएगा सीआरपीसी का, ओके। ठीक है। Okay, sir, one question. यस सर प्लीज। Your private entities rendering public service, whether they will come under the purview of writ petition or not. Supposing a hospital, a private hospital, यस it is rendering public service. यस Supposing something goes amiss there, यस whether a writ petition will lie against the private hospital or not. यस इसमें बहुत कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स है वैसे तो, बट लॉ इज सेटल्ड दैट इफ एन एजेंसी हु इज परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शन, पब्लिक ड्यूटीज, वो स्टेट के अंडर आते हैं, वो स्टेट के अंदर कंस्ट्रक्टिव मीनिंग में आते हैं कि यस दे आर परफॉर्मिंग द पब्लिक फंक्शन। जैसे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस क्लेम आपको नहीं दे रही है, आप इंश्योरेंस उनसे लिए हैं, आपने जो भी उनका चार्ज था आपने वो भरा है, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दैट अमाउंट। जब जरूरत पड़ा तो कुछ भी एक्सक्यूज करके कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे केसेस में जो है रेट बिल्कुल लाई करता है, हॉस्पिटल के अगेंस्ट भी लाई करता है रेट, ऐसा नहीं है कि नहीं लाई करता है। लेकिन ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ जरूर है कि प्राइवेट एंटिटीज के लिए लाई होगा या नहीं, केस टू केस डिफर करता है, किसी में एक्सेप्ट कर लेता है। अभी रिसेंटली एयर इंडिया के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट मना कर दिया कि ये पब्लिक ऑथोरिटी नहीं है, पब्लिक फंक्शन नहीं कर रहा है, अभी कुछ एक आध महीने पहले की बात। तो ये जो है मैं ये कहूँगा कि ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलेगा, कोर्ट में जाने के बाद ही पता चलेगा। डिसमिस नहीं होगा आपका ये केस, वो तो लग जाएगा कोर्ट में, उसके बाद फैक्ट का क्या है, केस का क्या फैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग करेगा। अभी मैं भी बहुत आश्चर्य हुआ जब एयर इंडिया को इन्होंने बोल दिया, दिल्ली हाई कोर्ट, अभी एक आध महीना भी नहीं हुआ है, आप लोग सर्च करना, बोल दिया दिस इज नॉट अ पब्लिक ऑथोरिटी। If I am not wrong, then the Honorable Supreme Court has given a landmark judgment that a road victim of road accident, यस they shall be given immediate health assistance यस wherever they are taken for यस treatment, यस यस irrespective of nearby hospital, whether it is a private hospital or a Yes. government hospital. यस Supposing a victim of road accident, he or she is taken to a private hospital. Can the private hospital deny नो treatment? नो नो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते डिनाई, बिल्कुल भी नहीं कर सकते डिनाई। इसी कंसेप्ट पे अभी रिसेंटली जो मोटर व्हीकल एक्ट आया है, उसमें एक टर्म यूज किया है, जीरो करके कुछ यूज किया गया है इसी चीज को लेकर के, कि कुछ है टर्म मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि उसमें यदि आप रैश भी चलाते हैं, आप लॉ को फॉलो नहीं भी करते हैं, ट्रैफिक लॉ को, उसके बावजूद भी आपके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। इन केस यदि आप किसी रोड एक्सीडेंट वाले को आप यदि ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, कहीं और ले जा रहे हैं फॉर देयर सेफ्टी, उसके लाइफ को लेकर के, इसमें कोई टर्म यूज किया मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट में रिसेंटली अपडेट आया है, 1-2 साल पहले जो अपडेट आया उसमें। और ये जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल दिस इज सेट लॉ कि कोई भी हॉस्पिटल डिनाई नहीं कर सकता है इस चीज को, और यदि करता है तो ऑब्वियसली क्या बोल रहे हैं हेमंत जी? गोल्डन आवर, गोल्डन आवर, राइट, राइट, गोल्डन आवर की बात की गई, मैं भूल रहा था इस टर्म को, गोल्डन आवर की बात की, इसी कंसेप्ट पे जो आप बता रहे हैं, ताकि इफेक्टिव ये हो, और हॉस्पिटल को भी गाइडलाइन है कि ऐसा नहीं करेंगे। और यदि वो नहीं फॉलो किए हैं तो इवन यदि रिट नहीं भी लाई करता है तो हम कंटेम्प्ट में तो जा ही सकते हैं, कंटेम्प्ट में जाने का कोई दिक्कत नहीं है, कंटेम्प्ट में जा सकते हैं। और फिर बाद में मुआवजा भी, यदि उनके कारण मेरी डेथ हो गई या फिर कोई और हार्म हुआ है बिकॉज ऑफ नॉन ट्रीटमेंट, आपके पास गए और आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आप पहले पैसा लाइए, ये लाई वो लाई, इवन जजमेंट है टू दिस इफेक्ट
दैट यदि पुलिस को नहीं भी किया है तो वो पुलिस वाला बाद में काम हो जाएगा, तुम ट्रीटमेंट शुरू करो, पुलिस को बाद में आके वो सारा चीज काम कर देगा, yes, कोई भी जजमेंट। तो कंटेम्प्ट में तो मैं गारंटी एकदम क्लियर है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग तो लाए होगा। रिट वाला एक बार देखना होगा कि उसमें रिट में हम जाएंगे तो क्या डायरेक्शन मांगेंगे, क्या डायरेक्शन रिट में हम मांगेंगे क्या, ये देखना पड़ेगा। रिट में हम क्या प्रेयर क्या करेंगे, प्रेयर क्या करेंगे, ठीक है वो ट्रीटमेंट नहीं दिया, ट्रीटमेंट नहीं किया, अब रिट में हम प्रेयर क्या डालेंगे, व्हाट एक्शन यू वांट, प्रेयर क्या करेंगे, प्रेयर क्या लिखेंगे, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। प्रेयर में डिफिकल्टी आएगी कि प्रेयर में हम रिट ऑफ मैंडेमस हम कराएं तो मतलब क्या कराएं, किसको क्या डायरेक्शन कराएं। क्वेश्चन ये था इनका कि यदि कोई हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति जाता है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल वाला मना कर देता है कि आपका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे फॉर व्हाट्स एवर रीजन, हो सकता है बोलता है पहले पैसे ला के दो, पहले होता है बहुत सारे रीजन, और वो डिनाई कर दिया ट्रीटमेंट करना, तो हम क्या अप्रोच करेंगे, कैसे करेंगे। तो जजमेंट्स है इस पे जो क्लियर कहता है कि जो हॉस्पिटल हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। और कई बार हॉस्पिटल में एक्सक्यूज देते थे हॉस्पिटल वाले कि पहले पुलिस आएगी तब हम शुरू करेंगे, पहले केस दर्ज होगा, एफआईआर होगा, ये होगा वो होगा। इस पे भी जजमेंट आ गया है कि नहीं ये सब बाद में हो जाएगा, तुम पहले ट्रीटमेंट करो, क्योंकि उसके चक्कर में बाद में आदमी जो व्यक्ति है वो उसका डेथ हो जाएगा और तुम उसके लिए वेट करते रहोगे। तो ये इवन डॉक्टर को भी ये सेंसिटाइज किया जाता है, बट ठीक है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले थोड़ा मनी सेंट्रिक होते हैं, तो यदि वो गड़बड़ किए हैं तो रिट में थोड़ा सा डिफिकल्टी तो है, लेकिन कंटेम्प्ट तो बनता है कि why you have not followed the direction of the court. You are supposed to follow, whether you are a government hospital or private hospital, if you are rendering this service to the people, to the citizen, then it's your duty कि आप गाइडलाइन को फॉलो करें, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है। अभी एक केस था ना इसमें हॉस्पिटल बोल रहा हूँ, ये सिनेमा हॉल भी yes, तो yes. सरकारी कहाँ होता, सिनेमा हॉल भी तो प्राइवेट ही होता है। उसमें पानी वाला जो सिस्टम था, बोतल जो है 10 रुपए 20 रुपए वाला बोतल 100 रुपए 200 रुपए में बेचते थे, तो इनके अगेंस्ट भी ऑर्डर पास कर दिया, यदि नहीं कोई यदि फॉलो कर रहा है तो सीधे कंटेम्प्ट अप्लाई करेगा और उस पर फाइन इम्पोज किया जा सकता है। तो ये भी तो प्राइवेट है, तो कंटेम्प्ट तो बिल्कुल लगेगा सर। और प्रेयर का डिफिकल्टी आएगी कि हम रिट में यदि जाएंगे भी तो प्रेयर क्या मांगेंगे, प्रेयर में डिफिकल्टी आएगी, प्रेयर में आएगी। इसका तरीका ये हो सकता है, दो तरीका इसमें निकल सकता है। इसका एक तरीका हो सकता है कि हम ह्यूमन राइट्स में कंप्लेंट करके कंपनसेशन मांग सकते हैं, और रिट में भी हम प्रेयर डाल सकते हैं कि यू डायरेक्ट दिस हॉस्पिटल, द डायरेक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल या जो भी होंगे टू गिव कंपनसेशन ऑफ दिस अमाउंट। बट उसमें ना प्रैक्टिकली एक समस्या है, इन केस यदि वो हॉस्पिटल वाले आ जाते हैं, रीट एक्सेप्ट भी हो जाता है, वो आ भी जाते हैं, और यदि जो फैक्ट आपने दिया है उस फैक्ट को यदि डिस्प्यूट कर देते हैं वो, तो फिर रिट मेंटेनेबल नहीं होगा, फिर वो रिट जुरिस्डिक्शन में डिसाइड नहीं किया जा सकता है। सीधे कोर्ट लिखेगा कि देयर इज डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट एंड देयरफॉर दिस कोर्ट कैन नॉट गो डीप टू एनालाइज द फैक्ट्स इन रिट जुरिस्डिक्शन, देयरफॉर आप अल्टरनेटिव लीगल रेमेडीज जो है लोअर कोर्ट में जाकर के कंपनसेशन का एनालिसिस कीजिए, कितना डैमेज हुआ कितना नहीं हुआ। मान के चलो आपने 5 करोड़ का मांग लिया कंपनसेशन, वो बोल रहा है जी नहीं, डिस्प्यूट कर दिया फैक्ट को और बोला कि कंपनसेशन नहीं 5 करोड़ नहीं 5 लाख होगा। अब ये कौन निर्धारित करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि 5 करोड़ होगा कि 5 लाख होगा? हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन में नहीं कर सकता, तो बोलेगा कि आप लोअर कोर्ट में जाकर के एसेस करवाओ और देखो, मेडिकल अलग हॉस्पिटल वाले डॉक्टर का कमेटी बनवाओ और देखो कितना लॉस हुआ है और वहां से करा लो। रिट जुरिस्डिक्शन में ये नहीं करता है, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है। रिट जुरिस्डिक्शन में बहुत सारे हमारे ऐसे केसेस हुए थे जो बाद में डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट, सामने वाला अपोजिट पार्टी डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट। एक केस हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के अगेंस्ट किया था, मैं बताऊंगा कभी, ठीक है। उसमें फिर लास्ट में सारा चीज सही चल रहा था बट डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट पे आ गया और फिर फाइनली रिट जुरिस्डिक्शन में कोर्ट ने कहा कि मेरे पास पावर ही नहीं है। हमें टाइम भी दिया कि वकील साहब आप जजमेंट ले आओ कि डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट में क्या रिट जुरिस्डिक्शन में पास हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है, बट उस पे जजमेंट Then under 482 CRPC 482 ने उन्होंने ये कहा कि आप जो है ये कंपनसेशन के लिए आप लोअर कोर्ट में फाइल कर दो, क्या दिक्कत है? आप सिविल सूट फाइल कर दो, क्या दिक्कत है? वहां से ऑप्शन तो है ही फाइल करना।
कर सकते हैं आप वहाँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिट जुरिसडिक्शन में यदि डिस्प्यूट हो गया फैक्ट का, तो कोर्ट का पैटर्न है कि उसको नहीं करते हैं रिट जुरिसडिक्शन। Okay. ये दिक्कत आएगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन फैक्ट टू फैक्ट ये देखना पड़ेगा, अलग अलग केस के अकॉर्डिंग चलेगा। मेरे एक दो केसेस में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम होता है इसमें, डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट में यहाँ दिक्कत आएगा। तो इससे अच्छा है कि कंटेम्प्ट में जाकर के, बाकी यदि कंपनसेशन की बात होगी तो नीचे हम कंपनसेशन ले सकते हैं, जो भी डैमेजेस हुए हैं टॉर्ट लॉ में हम जा सकते हैं, हो सकता है सिविल कोर्ट से हो जाएगा ये। I बाकी have come at the incidents where the private hospitals, they don't release the dead bodies of patient यस, if the relatives of the patient do not clear the outstanding debt. Can they do so? नो दे कैन नॉट डू सो। इस पे भी जजमेंट है, मैंने रिसेंटली मेरे पास एक केस आया है, इस पे भी जजमेंट है। मैं एक बार, मुझे ध्यान नहीं है अभी, मैंने बोला था रिसर्च करने को इस पे जजमेंट है, मैं एक बार देखूंगा इस पे। और ये बहुत रैम्पेंट हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, जानबूझ करके इवन आफ्टर डेथ ऑफ द पेशेंट वो बोलते हैं नहीं जिंदा है और पैसे लेते रहते हैं और रिलीज नहीं करते हैं बॉडी को। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मैं इस पे एक बार जो है ना मैं कराता हूँ रिसर्च, इस पे रिसर्च कराता हूँ मैं। अभी रिसेंटली एक आया भी था, मैं देखता हूँ इस पे कि रिसेंट जजमेंट क्या है, अभी अप टू डेट क्या जजमेंट है, देखता हूँ। बाकी इन द मीन टाइम आप लोग भी कम्पिटेंट हैं, सर जो बोल रहे हैं ये टॉपिक पे कि द प्राइवेट हॉस्पिटल दे यूजुअली दे फील वेरी रिलक्टेंट इन रिलीजिंग द डेड बॉडी, ठीक है, आफ्टर द डेथ, कहते हैं पहले पैसा लाओ तभी करेंगे। तो क्या ऐसा वो कर सकते हैं क्या? इस पे थोड़ा रिसर्च कीजिएगा तो आप लोग एक बार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और ऐसे ही ऐसे मुद्दे पे जानकारी तो होनी चाहिए, आम लोगों को भी होनी चाहिए, और इस पे बिल्कुल जागरूकता होनी चाहिए। एक बार आप रिसर्च करना, और यदि कुछ मिले तो मुझे बताना। रिसर्च कैसे होता है ये मैं आपको बताऊं, आप लाइव लॉ, बार एंड बेंच ये सब करते हो, या गूगल पे ही इसको Yes. सर्च करो, सेम चीज जो क्वेश्चन सर ने बताया अभी पूछा है, और उसमें देखो कम से कम बहुत सारे लिंक आएंगे, उसमें पढ़ने का प्रयास करो, जजमेंट पढ़ो, जो भी आए पढ़ दो, देखो क्या रेलेवेंसी है। जब आ जाएगा एक जजमेंट तो उसी के अंदर बहुत सारे जजमेंट देखने को मिलेंगे, फिर उसको पढ़ते जाएंगे, आपको निकलते चला जाएगा वो, ठीक है। और जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया जाए तो एक क्या करें, एक आप बना लें, एक आप वर्ड फाइल में बना लें। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, कल रात की बात है, कल रात की बात है, और मैंने एक क्वेश्चन दिया, वो क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया अभी, सीसीएल वाला जो है ना, सीसीएल वाला जो क्वेश्चन दिया कि क्या चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, क्या वो करेंगे क्या। तो मैंने रात में करीब 12 बजे के आसपास अपने ग्रुप पे, जो हमारा इंटर्न्स का ग्रुप है, उसमें मैंने डाला कि जी इस पे रिसर्च मुझे चाहिए। क्यों क्यों डाला? क्योंकि कोई जज साहब जो पटना में प्रैक्टिस, मतलब पटना में जो है वो जज हैं, उन्होंने रात में फ़ोन कर दिया कि वकील साहब इस पे क्लैरिटी नहीं आ रही है, अब थोड़ा हेल्प कर दो कि इसमें क्या करें। तो मैंने रात में मैसेज किया 11:58 में, 10:46 में किया, और 11:58 में मेरा एक इंटर्न जो है क्या किया, वो रिसर्च तैयार कर दिया, 2-3 जजमेंट मेंशन करके। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे करना है। और इंटर्न हमारे कर रहे हैं जो फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है ज़्यादातर, तो कैसे कर रहे हैं और कैसे आपको करना है वो भी आपको पता चले। तो मैं बस 1 मिनट लूँगा आपका, और मैं जो है इसको मैं एक बार आपको भेजता हूँ कि कैसे होगा। अ, सर बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, माइक नहीं का ऑन है वो। कोई बात नहीं, ऑफ कर लेंगे, कोई इशू नहीं, जस्ट होल्ड डाउन। अभी मैं पहले इसको अपने आईपैड में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, फिर अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। हाँ देखिए क्या क्या है, मैंने मैसेज क्या किया था, ये देखो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो।
मैसेज किया था वेदर एंटीसिपेटरी बेल इज मेंटेनेबल फॉर सीसीएल रिसर्च प्लीज। ये मैसेज तो मैं कैसे दिखाऊं यहाँ पे, पता नहीं देख सकते हो कि नहीं भगवान, दिख रहा है कुछ मैसेज होगा, नहीं दिख रहा होगा। एनीवे नहीं दिख। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, अब देखो कैसे इंटर्न 1 घंटे के अंदर क्या किया, ये रिसर्च करके रिसर्च भी कर लिया और उसका कंपाइलेशन करके फॉरवर्ड भी कर दिया। और मैं उसी समय, तब तक मैं 1 डेढ़ घंटा जज साहब से बात ही कर रहा था, कुछ कुछ और बातें हो रही थी। और तब तक बोला सर इंटर्न कुछ देखा है, आप देख लो एक बार क्या है इसमें। लीगल प्रोविजन क्या लिखा, whether an application under 438 CRPC is maintainable in case of child in conflict with the law as defined the JJ Act 2015। तो क्या रिलेवेंट पैराग्राफ, जजमेंट निकाला, पूरा जजमेंट पढ़ा और उसके सिर्फ रिलेवेंट पोर्शन। अब हमें यदि दे रहा है तो मैं पूरा जजमेंट थोड़ी पढ़ूंगा, ये आपका काम है, जूनियर का काम है, पढ़ो, सीखोगे कब, हम तो पढ़ ही लेंगे। क्या है, मोहम्मद जैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 का जजमेंट निकाल लिया। क्या कहा इसमें, दिस कोर्ट दस कम्स टू द कंक्लूजन दैट अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ एज पर द एक्ट 2015 कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल अंडर section 438 of the CRPC and the same would be maintainable since there is no bar under section 438 of CRPC restricting its application in so far a child is conflict with the law is concerned, the same would be fully applicable. Further, since there is no bar for its applicability therein, the same would thus be applicable for a child in conflict with the law। अब इसके कंटेंट्स में मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको बस बताना चाह रहा हूं कि जो रेलिवेंट पैराग्राफ है उसको उसने वहां से उठाया, उसने कंपाइलेशन किया एक जजमेंट का और उसके बाद यहाँ पे डाला। सिर्फ वही जजमेंट नहीं, फिर दूसरा जजमेंट इन्होंने सर्च किया और उसका रेलिवेंट पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे डाला, और तीसरा जजमेंट सर्च किया, उसका भी उसका भी रेलेवेंट पोर्शन जो है यहाँ डाला, और फिर इस तरीके से यहाँ पे ये किया। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आपको जल्दी करना है, और यदि ये 3 जजमेंट के रेलेवेंट पैराग्राफ्स को डाल रहा है, इट सिंपली मीन्स कि 3 जजमेंट्स को पूरा थोरोली पढ़ा है। पढ़ने के बाद ही तो आप डालोगे कौन सा रिलेवेंट है कौन सा नहीं है, कैसे पता चलेगा। हाउ यू विल गेट टू नो दैट विच पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पार्टिकुलर टॉपिक, वो तभी तो करेंगे जब आप पढ़ लिए। तो 1 डेढ़ घंटे में इतने केसेस पढ़ा, उसके रेलेवेंट पोर्शन को निकाला, क्वेश्चन ऑफ लॉ ऊपर लिखा, इस केस कब आया, उसका रेलेवेंट पैराग्राफ क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या। जज साहब को भी हम भेजे, बोले यार इंटर्न कर रहा है ये, बोले सर, बोले यहाँ तो वकील ही नहीं कर पाते ये सब। तो सर टाइम तो लगेगा ना सर थोड़ा समय लगेगा, दिल्ली प्रैक्टिस और बाहर में थोड़ा अंतर तो होना चाहिए तो मैंने बोला आप भी इंटर्न रख लो सर, बोले वहाँ तो इंटर्न कहाँ ऐसे मतलब शार्प माइंडेड होने चाहिए ना। तो यदि आप पढ़ेंगे अच्छे जगह से, आपको पता होगा कि कैसे पढ़ना है, अच्छे जगह से पढ़े ना पढ़े, आपको पता होना चाहिए, तरीका होना चाहिए कि कैसे करना है। तो जज भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, उनका काम को आसान कर रहे हैं। उनको रिसर्च करने में हो सकता पता नहीं कितना देर लग जाता, और इतना समय कहाँ है कि वो सब कुछ छोड़ के फिर ये करे। वो तो रिक्वेस्ट किए कि एक बार देख लेना, मैंने बोला ठीक है सर मैं देख लेता हूँ, कोई इशू नहीं। तो इस तरीके से आपको करना है आगे। मैं सिखा रहा हूँ, जितना सीख लोगे इतना तो मुझे लगता है कि बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास सर में। कभी हेलो हाँ हाँ। सर मैं बोला था कभी कि क्या बोलते रिसर्च के ऊपर भी एक वीडियो वगैरह मतलब कैसे क्या करना। अच्छा, यस सर। एक कोई रिप्लाई कर रहे हैं मैसेज बॉक्स में, हार्दिक, तो सुप्रीम कोर्ट एक काम कीजिए हार्दिक, यू डू वन थिंग, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ना जी रिसर्च सर। कैसे किया है, अभी जो इंटर्न का सैंपल दिया, आप प्लीज इसी जी सर। तरीके से इसके केस को पूरा, ये गूगल वाला मत करो, गूगल वाले से नहीं चलेगा। यू गो तो थ्रू एक द कंटेंट्स ऑफ द इंटायर केस, पूरा सर एक पढ़ो। केस रेफरेंस के लिए दिया है खाली। हाँ कोई बात नहीं, इस केस को निकाल के पूरा पढ़ो, और उसके बाद जी उसका सर। जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है उसको यदि आप इसी तरीके से कर लेंगे, हम सबको फायदा होगा, हम सबको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं, मैं अकेले कितना कितना करता रहूंगा, आप भी कीजिए, बाकी मैं और रिसर्च करवा लूंगा इस पे, और फिर आपको अपलोड भी कर दूंगा इसी ग्रुप पे, जो हमारा जो है कोर्स है उसी में, है ना। ठीक है, आप लोग कर लीजिए, थोड़ा सीखिए भी, इसी सीखेंगे तभी आगे कहीं इंटर्नशिप भी जाएंगे तो उनको भी वकील साहब को लगेगा कि हाँ आप कुछ हेल्प कर रहे हैं, कुछ एड ऑन कर रहे हैं उनके
प्रैक्टिस में। ठीक है, तो बस इतना ही। अब बाकी किसी और दिन अगले क्लास में करें। यस सर। चलिए ठीक है फिर। गुड गुड नाइट नाइट, सर। बाय बाय, गुड टेक नाइट केयर, गुड नाइट बाय। गुड नाइट सर, बाय सर।